हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं टोपा थोड़ा गलत लगा लिया हूँ क्या? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग कल बात कर रहे थे पार्लियामेंट के बारे में। चलिए सभी लोग आ जाइए, कौन कौन आगे एक बार मैसेज करिए। और ये वाली वीडियो हो सकता है यूट्यूब पर भी डेमो क्लास के रूप में डाली जाएगी यार। क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर डेमो क्लास कुछ अपलोड कर दीजिएगा पेड क्लास के, तो मैं इसको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि कल हम लोग किस टॉपिक पे बात किए थे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले, तब तक सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे। कई सारी चीजें देखे थे, यहाँ से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग कल देखे थे कि शस्त्र के बारे में, पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में हम लोग देखे थे। तो पार्लियामेंट्री सेशन है कि कितने सेशन होंगे, ये तो हमारे संविधान में नहीं बताया गया है कि हमारे भारत के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कितने सेशन होंगे। बस इतना जरूर बताया गया है कि आर्टिकल अनुच्छेद जो 85 वो कहता है कि दो शस्त्रों के बीच में मैक्सिमम 6 माह का गैप होना चाहिए। इस अनुसार कम से कम एक एक वर्ष में, क्योंकि 12 महीने होते हैं, इस अनुसार कम से कम 2 सेशन तो करानी ही पड़ेंगे। लेकिन व्यवहार में जब हम देखते हैं तो भारत के अंदर हमें 3 सेशन देखने को मिलते हैं समानता। समानता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बीच में आवश्यकता अगर पड़ेगी तो विशेष सेशन भी बुलाए जा सकते हैं, मतलब विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। ऐसा कोई ये नियम नहीं है कि केवल 3 ही सेशन हो सकते हैं, 3 से कम या फिर ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बस इतना हमारा संविधान बताता है कि दो शस्त्रों के बीच में 6 माह का गैप मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए पहला शस्त्र होता है ये समानता। जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, सॉरी वित्तीय वर्ष नहीं, जो हमारा वर्ष होता है, तो वर्ष का पहला शस्त्र होता है। पहला शस्त्र होता है जिसको बजट शस्त्र बोलते हैं, दूसरा मानसून शस्त्र होता है, तीसरा शीतकालीन शस्त्र होता है। बजट शस्त्र नाम से ही है, इसमें वित्तीय कार्य हैं, समानता किए जाते हैं। और मानसूनी शस्त्र जो है और शीतकालीन शस्त्र, यहाँ पर विधायी और चर्चा संबंधी कार्य किए जाते हैं। इनकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो बजट शस्त्र है वो फरवरी से मार्च के बीच में होता है। और जो मानसून शस्त्र है मानसून के समय यानी कि जुलाई अगस्त के इधर होता है। शीतकालीन शस्त्र यानी कि ठंड के समय होगा, जो नवंबर दिसंबर के इधर होता है। शीतकालीन शस्त्र आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए जो बजट शस्त्र है इसमें स्टार्टिंग में क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है जिसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। क्योंकि मैं आपको बताया था कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं, संसद को संबोधित करते हैं। कब कब? वर्ष का जो प्रथम शस्त्र होगा उसको संबोधित करते हैं, या फिर जब नई लोकसभा का गठन होता है, जब नई सरकार आती है, तो सदन जो जो भी सदन का पहली बैठक होती है उसको भी राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रपति जब अभिभाषण देते हैं, तो अभिभाषण दिए तो उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव भी तो अभी सोचिए, देश का इतना बड़ा व्यक्ति, जो देश है वो देश का जो प्रमुख है और साथ में राष्ट्रपति हैं, वो प्रथम नागरिक भी हैं। तो इतना वो सर्वोच्च पद है, और इस पद का कोई व्यक्ति है वो आपको अभिभाषण दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, दोनों सदनों के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। ओके, ये चीज देखने को मिलेगी। विशेष शस्त्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा विशेष शस्त्र हैं वो बुलाए जा सकते हैं। कब बुलाए जा सकते हैं? या तो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, रिक्वेस्ट करेगी किससे? राष्ट्रपति से कि देखो भाई, अभी आवश्यकता महसूस हो रही है, एक विशेष शस्त्र बुला दिया जाए। या फिर सदन के 1/3 मेंबर हैं, अगर ये निरोध करेंगे राष्ट्रपति से, तो भी राष्ट्रपति विशेष सेशन को बुला सकते हैं। ओके, लेम डक के बारे में हम बात किए थे। लेम डक शस्त्र वह शस्त्र होता है जो लोकसभा का अंतिम शस्त्र होता है, उसे लेम डक बोलते हैं, लेम डक सेशन बोलते हैं। और लेम डक उन उन सदस्यों को बोला जाता है जो अगली अगली लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, जिनको सीटें नहीं मिल पाती, उन्हें लेम डक बोला जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात किए थे। देखिए एक सेकेंड, मैसेज आप लोग के ऊपर रह गए हैं। साधना जी बोले हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर आप कितने पढ़ाते, आप कितना पढ़ाते हैं? थकते नहीं है? नहीं, हम नहीं थकते, हम पूरे दिन पढ़ा पढ़ा सकते हैं। हम 9-9 घंटे की क्लासेस हम लिए हैं एक साथ, मतलब विदाउट कोई ब्रेक, मतलब 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं। पढ़ाना हमको अच्छा लगता है, कि हमारी हॉबी है थोड़ी। ज्योति जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राकेश जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जितेंद्र जी हैं। अच्छा, रीशु राज जी भी आगे हैं। आपको मैंने कूपन कोड बना दिया था। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों से हमें बात करना अच्छा लगता है, पढ़ाना हमें अच्छा लगता है। पढ़ाना मेरा एक तरह से हॉबी है, मेरे को बहुत पसंद है पढ़ाना। तो इस वजह से मैं थकता नहीं हूँ, पढ़ाते समय नहीं थकता हूँ, लेकिन पढ़ते समय थक जाता हूँ मैं।
पढ़ना मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पढ़ाना अच्छा लगता है। लेकिन कभी जीवन में पहले बहुत पढ़े थे, अब तो ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि सारी चीज़ें अब लगभग में क्लियर है। अब करंट वरंट इधर-उधर थोड़ी चीज़ें देखते रहते हैं। पहले बहुत पढ़ना पड़ा था, लेकिन अब नहीं पढ़ना पड़ता इतना। अब पढ़ाते हुए मज़ा आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, मैं आपको कल क्या कितना पढ़ा दिया था? अच्छा यहाँ तक पढ़ा दिया था मैं आपको। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे संसद की बैठक के बारे में मैं आपको बताता हूँ और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी जैसे प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है। ये क्या भला है? इस भला को समझने का प्रयास करते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग क्लास को लाइक कर सकते हैं और बैच को जो ज्वाइन करना चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की थी डेमो क्लास की, तो डेमो क्लास अपलोड हो जाएंगी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालना है आप लोगों के लिए संसद की बैठक। संसद की बैठक की अगर हम बात करें तो संसद के अंदर बैठक्स होती हैं, मतलब जो मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग की बात करें तो देखिए अगर मीटिंग की बात करें तो ये मतलब हम जो मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, उसे दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो क्लास में जब जाते हैं तो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते होंगे, लंच से पहले का, लंच के बाद का, यानी कि जिसको आप फर्स्ट सिटिंग बोलते होंगे, सेकंड सिटिंग बोलते होंगे। जैसे आप पेपर भी देने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका पेपर पूछते हैं कौन सी सिटिंग में है, तो आप कहते हैं यार फर्स्ट सिटिंग में पेपर पड़ गया, सुबह सुबह देने जाना पड़ेगा। जब 9th 10th में आप पहुंच गए होंगे तो सेकंड सिटिंग में पेपर पड़ता, तो कहते थे यार सेकंड शिफ्ट में पेपर पड़ा हुआ है, आराम से जाएंगे, सो करके 10 बजे उठेंगे और फिर पेपर देने जाएंगे। तो उसी तरह से संसद की जो डेली बैठक होती है, मीटिंग्स होती हैं, इन्हें हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। जिसमें क्या होता है, फर्स्ट सिटिंग होता है। देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जो सिटिंग है इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, सत्र बोल देते हैं। देखिए सेशन, इसमें पॉइंट लग गया, सॉरी, शस्त्र बोलते हैं। ओके, आपको देखने को मिलेगा कि हम सेशन को भी हिंदी में शस्त्र बोलते हैं और जो सिटिंग होता है इसको भी हम हिंदी में शस्त्र बोलते हैं। तो कई बार जो हिंदी की शब्दावली है ना, कभी कभार क्रॉस चेक कर लिया करिए क्या पूछा है। जैसे संघ है, संघ हम जो फेडरेशन है उसको भी हम संघ बोलते हैं, यूनियन है उसको भी संघ बोलते हैं। तो कई बार एक कंफ्यूजन हो जाता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। इसी तरह से स्टेट, प्रांत को भी स्टेट बोल देते हैं और साथ में जो राज्य होता है उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेट बोल देते हैं। जैसे देश है उसको भी राज्य बोला जाता है। तो जब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो स्टेट का तात्पर्य किसी देश से होता है, लेकिन जब भारत के अंदर हम स्टेट की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य, स्टेट का तात्पर्य क्या हो जाता है, प्रांत से हो जाता है। जैसे कि यूपी क्या है, एक स्टेट है, वास्तव में क्या है, ये प्रांत है, लेकिन हम लोग स्टेट बोलते हैं। लेकिन हम जैसे अगर हम बोले कि जैसे कि ब्रिटेन क्या है, एक राज्य है, तो ब्रिटेन एक राज्य है, वो प्रांत नहीं है, वो क्या है, एक देश है। ओके, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों देख लिया करिए। आज आप लोगों को कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, परेशान नहीं होना है। वैसे इस चीज को मैं क्लियर किया था, पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। फिर सेकंड सिटिंग होगी क्योंकि बीच में लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक के बाद में दूसरी सिटिंग होगी, मतलब दूसरी शिफ्ट होगी। तो सेकंड सिटिंग दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। कोई समस्या वाली बात है? कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए जो पहली सिटिंग होगी ये कितने बजे से कितने बजे तक होती है? पहली सिटिंग होती है ये 11 बजे, सुबह 11 बजे से स्टार्ट होती है और 1 बजे तक चलती है। और फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ब्रेक हो जाता है, लंच जाएंगे। अब वो सांसद, वो उनको भूख प्यास लगेगी ना, तो भूख प्यास लगेगी, फ्रेश व्रेश होना होगा, जाएंगे समोसे वमोसे खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा हल्का होकर के आएंगे, तो बीच में ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद फिर से सेकंड सिटिंग, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से आपकी क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या होगा, यहाँ से फिर दूसरी सिटिंग जो चलती है वो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 6 PM तक ये समानता चलती है। ओके, ये समानता, ये प्रोसेस होता है प्रत्येक दिन का, यानी कि एक दिन के अंदर 11 बजे से 1 बजे के बीच में पहली शिफ्ट होती है, फिर दूसरी शिफ्ट होती है 2 बजे से 6 बजे के बीच में होती है, और 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच ब्रेक हो जाता है। अच्छा देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फर्स्ट सिटिंग है, यानी कि जो फर्स्ट सिटिंग है जो सुबह सुबह का समय होता है, इसको हम लोग दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। देखिए जब भी बैठक होती है, बैठक का जो प्रथम घंटा होता है, सामान्यतः प्रथम घंटा होता है उसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है, प्रश्न काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रथम घंटे के लिए प्रश्न काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्यार से बोलिएगा हमारे साथ में, इसको बोला जाता है प्रश्न काल। एक सेकंड, हिल रहा है थोड़ा सा।
इसको क्या बोलते हैं? अरे टैब थोड़ा हैंग कर रहा था हमारा, ये भाग क्यों रहा है? हम्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए कोई बात नहीं, भागने दीजिए इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्न काल बोलते हैं, क्वेश्चन आवर बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन आवर बोल दिया जाता है। तो पहला, ओके। तो और दूसरा जो होता है, जिसको शून्य काल बोल दिया जाता है, दूसरा है, इसको क्या बोल दिया जाता है? शून्य काल बोल दिया जाता है, इसको जीरो आवर बोलते हैं। जीरो आवर बोलते हैं। देखिए, जो प्रश्न काल है और शून्य काल है, प्रश्न काल यानी कि जो प्रश्न काल है, क्वेश्चन आवर है, ये क्या होता है? जो भी संसद, लिख लीजिएगा। वैसे तो देखिए, जब भी बैठक होती है तो उसका पहला घंटा क्या माना जाता है? क्वेश्चन आवर बोला जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो भी मंत्री होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरकार से तीखे प्रश्न किए जाते हैं एक तरह से। तो संसदीय अधिवेशन का, संसदीय अधिवेशन के समय समय प्रतिदिन, संसदीय अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल आता है। ओके, समानता ये बैठक का प्रारंभिक प्रारंभिक प्रथम घंटा होता है, प्रारंभिक प्रथम घंटा होता है। ओके, यानी कि प्रथम घंटा जो होता है, प्रारंभ का जो प्रथम घंटा होता है, उसी को हम लोग प्रश्नकाल बोलते हैं। यहाँ पर जगह नहीं, मैं आगे लिख दूं, अभी मैं पीछे कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप लोग नीचे लिखिएगा इसके। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो प्रश्नकाल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते होंगे। इसमें समानता, जो मंत्री होते हैं, मंत्री सदस्यों से, मंत्री जो होते हैं, मंत्रियों से जो सदस्य लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? तीखे प्रश्न पूछते हैं। सदस्य सदस्यों द्वारा सदस्यों द्वारा तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं, तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। ओके, और जो मंत्री होते हैं वो इसका फिर उत्तर देते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर मंत्री इसका क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आया। लेकिन अब एक प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों के द्वारा, सदन के अंदर जो सदस्य होते हैं, तो वो सदस्य क्या करते हैं? सदस्य क्या करते हैं? मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं कि बेरोजगारी इतनी काहे है? बताओ, बीपीएससी का पेपर है, बच्चों का पेपर है, परीक्षाएं हैं, क्यों क्यों इतनी रद्द हो रही हैं? पेपर लीक क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार इतना क्यों है? देखो, महंगाई इतनी बढ़ गई है, प्याज के दाम, टमाटर के दाम इतना तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? तो जो तीखे प्रश्न होते हैं, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ओके, या लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है? तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? तुमने ये 1 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो एक करोड़ रोजगार कहाँ पर हैं? देश का विकास नहीं हो रहा है, पुल है वो ढह जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। अब देखिए, जो प्रश्न है वो भी कई तरह के प्रश्न होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, प्रश्न की बात करें, तो कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो अगर हम प्रश्न की बात करें, तो एक प्रश्न होता है जो होता है तारांकिक प्रश्न होता है। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो एक होता है तारांकिक प्रश्न, आगे मैं लिख दूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कम जगह हमारे पास में रहेगी, तो मैं आगे लिख दूंगा। पहला देखिए, एक तारांकिक प्रश्न होते हैं, दूसरे अतारांकिक प्रश्न होते हैं, जो तीसरे होते हैं वो अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। आप लोग यहाँ पर ही कंटिन्यू रखिएगा, मेरे पास जगह का अभाव है, इसलिए मैं आगे वाले पेज पे लिख देता हूँ। देखिए, अगर हम प्रश्न की बात करें या फिर क्वेश्चन की बात करें, जो पूछे जाते हैं सदन के अंदर, उन्हें हम, अगर हम उनका डिवाइडेशन करें या फिर वर्गीकरण करें, तो हम 3 भागों में उन्हें बांट करके देख सकते हैं। एक होते हैं तारांकिक तारांकित प्रश्न, दूसरे होते अतारांकित प्रश्न, अतारांकित अतारांकित प्रश्न, और तीसरे होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। तीसरे क्या होते हैं? अल्प सूचना के। ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग समझ में आएगा।
अल्प सूचना के प्रश्न। ओके, प्रश्न लिख लीजिएगा, अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। ओके, इंग्लिश में अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, इनको बोलते हैं स्टार्टेड क्वेश्चन, इसको आतारंकिक बोलते हैं अनस्टार्टेड क्वेश्चन। अल्प सूचना जिसको शॉर्ट नोटिस बोला जाता है, SHORT शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक होते हैं तारांकिक, दूसरा अतारांकिक, तीसरा होते हैं अल्प सूचना के। देखिए, जो तारांकिक प्रश्न होते हैं, तारांकिक प्रश्न जो होते हैं, इनका मौखिक उत्तर दिया जाता है। कैसा उत्तर दिया जाता है? मौखिक उत्तर दिया जाता है, इनका मौखिक उत्तर दिया जाता है। अगर तारांकिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर है मंत्रियों के द्वारा कैसे दिया जाएगा? वोकल दे दिया जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने रोजगार दिए, तो हम बताएंगे कि हाँ। जैसे अगर मैं मंत्री हूं तो मैं बताऊंगा कि हाँ देखो, इस वर्ष इस वर्ष इतने रोजगार इस क्षेत्र में सृजित किए। या फिर कहेंगे कहेंगे देखो वो नकल क्यों हो गई, बोले कि नकल क्यों हो गई भाई, तो बताएंगे। तो ये कैसे ओरल दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है इसका आंसर। ठीक है, इसमें मौखिक आंसर दिया जाता है। और जो अतारांकिक प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, तो इसमें जो उत्तर दिया जाता है ना, वो लिखित दिया जाता है, मतलब रिटेन में दिया जाता है। इसमें मौखिक नहीं दिया जाता है, लिखित उत्तर दिया जाता है। ठीक है, देखिए मौखिक और जो तारांक जो तारांकित प्रश्न होता है, इसका उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। मौखिक दिया जाता है तो इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, जिसमें सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें किए जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या है? पूरक प्रश्न कौन से होते हैं? जैसे देखिए, जो तारांकित प्रश्न होते हैं, इन्हीं में संभव है कि हम इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है? जैसे कि हम पूछा गया कि जैसे कि मैं मंत्री हूं एग्जाम्पल के लिए, तो आपने मेरे से पूछा कि बताओ रोजगार उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे हैं, तुमने कहा था रोजगार दिया, तो हम कहेंगे हाँ हमने इतना रोजगार दिया। फिर उसी में पूछा जाएगा कि अच्छा रोजगार दिया, तो आंकड़े कहाँ उपस्थित हैं? तो मैंने क्या किया, वो क्वेश्चन का उत्तर सुनने के पश्चात है आपने मेरे से दोबारा क्वेश्चन कर लिया कि बताओ अगर तुम कह रहे हो रोजगार दिए हैं, तो आंकड़े कहाँ उपस्थित हैं? आंकड़े तो ये रिपोर्ट दिखा रही है कि तुमने रोजगार ही नहीं दिया। यानी कि जैसे ही मैंने उत्तर दिया, उत्तर के बाद फिर से एक क्वेश्चन उसके परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया गया, काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके, तो उसी को बोलते हैं पूरक प्रश्न बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कब संभव है? जब मैं ओरल बोल करके आपसे बोल रहा हूँ तभी तो। आप जैसे आप बोले एग्जाम्पल के लिए, मानिए कि आपकी बीबी है, आपकी बीबी ने कहा कि क्या खाओगे? आपने कहा यार पनीर खाएंगे। तो आपकी बीवी कही पनीर क्यों खाओगे, उसमें इतनी मेहनत लगती है, खिचड़ी खाओगे, खिचड़ी बनाऊंगी मैं। तो आप कहेंगे तो उसमें क्या है, खिचड़ी। आप बोलेंगे यार खिचड़ी नहीं खा सकते यार, खिचड़ी खाने का मन नहीं है, कुछ स्पेशल खाएंगे। बोले खिचड़ी भी स्पेशल होती है। तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि आपकी बीबी है, वो आपसे पूरक प्रश्न क्यों कर पाई? क्योंकि आप सामने उपस्थित थे और मौखिक क्वेश्चन कर रहे थे, तभी ये संभव था। नहीं तो संभव होता नहीं होता। अब देखिए, अतारांकिक प्रश्न होता है, इसमें लिखित उत्तर दिया जाता है। इसमें क्या है, लिखित उत्तर दिया जाता है। अतारांकिक जो प्रश्न होता है, इसमें लिखित उत्तर दिया जाता है, और लिखित उत्तर में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इसमें क्या होता है, पूरक प्रश्न पूछना संभव नहीं होता। इसमें पूरक प्रश्न या फिर अनुपूरक जो प्रश्न होते हैं, वो नहीं पूछे जा सकते। मतलब पूरक या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वो नहीं पूछे जा सकते। जैसे आप पहले क्या होता था, लेटर के माध्यम से प्रचार होता था। तो जैसे वहां पर आपकी बीबी आपसे मान लो एग्जाम्पल के लिए पत्र लिख करके भेजती आपके यहाँ की क्या खाओगे। अब क्या खाओगे आप, तो ये संभव नहीं है कि ये कैसे पूछेंगे, कुछ और लेटर में मान लीजिए कि कोई कुछ चीज लिखा हुआ होगा। तो अगर आपकी बीबी उससे सहमत नहीं, तुरंत नहीं पूछ पाएंगे ना लेटर से कि बताओ तुम्हें पनीर क्यों नहीं खाना है, खिचड़ी क्यों नहीं खाना है। नहीं पूछ सकते, लेटर को फाड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा इससे क्या कर सकते हैं।
तो ये संभव नहीं है इसमें। लिखित उत्तर है, अब लिखित उत्तर में आप लेटर से कैसे पूछेंगे, क्योंकि लिखित उत्तर में हमें लिख करके देना पड़ता है और आप लेटर से थोड़ी ना पूछ लेंगे। अगर आपको उसके काउंटर में क्वेश्चन करना है तो क्या होगा, फिर से एक नई व्यवस्था दोबारा से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो फिर से उसमें लिखित उत्तर देंगे जा करके, तो वो व्यवस्था होगी। यानी कि यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता लिखित में, मौखिक में ही पूछा जा सकता है। अल्प सूचना का प्रश्न क्या होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसे 10 दिन पूर्व सूचना के पश्चात जनहित पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पर? जनहित पर, जनहित पर क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, और साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ओके, तो वो पूछे जाते हैं। इनका आंसर है वो मौखिक दिया जाता है। इनका आंसर कैसे दिया जाता है? इनका आंसर मौखिक दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। अगर मौखिक उत्तर दिया जाता है तो इसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, एकदम पूछा जा सकता है। जब मौखिक उत्तर दिया जा रहा है तो मौखिक उत्तर जब भी दिया जाएगा तो वहां पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो एक तो जनहित के लिए होते हैं, जनहित में होते हैं, साथ में महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना महत्वपूर्ण कोई की उसका कोई महत्व नहीं है, वो क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते अल्प सूचना में। और इसमें क्या है, 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि हम अल्प यानी कि शॉर्ट नोटिस लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट नोटिस की अनुमति अगर दे दी जाती है तो यहाँ पर फिर उसी संबंध में फिर बाद में जो भी मंत्री होता है वो उत्तर देता है, या फिर अन्य किसी व्यक्ति से पूछे जाते हैं तो वो भी उत्तर देता है। वैसे सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सरकार से ही पूछे जाते हैं व्यवहार में, ठीक है। तो इसमें पूरक प्रश्न पूछने का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए चीज और बता देते हैं, इसमें अगर एक चीज और बता देते हैं, जैसे देखिए जो तारांकित प्रश्न होते हैं तो एक ग्रीन लिस्ट में पूछे जाते हैं, मतलब ग्रीन कलर की लिस्ट होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की जो लिस्ट होती है उसमें पूछे जाते हैं। और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, ये व्हाइट कलर की, सफेद कलर की, व्हाइट कलर की क्या होती है, लिस्ट होती है, उसमें पूछे जाते हैं, सफेद कलर की। अल्प सूचना की होती है, ये लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक जो लड़कियों का रंग है। क्योंकि हम बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो देखते थे, हम लोग की साइकिलें होती थी हरी पीली लाल गुलाबी, सब रंगों की हम लोग की साइकिलें होती थी। लड़कियों की अगर वहां पर 10 साइकिलें खड़ी तो 10 साइकिलों में से 9 साइकिलों का रंग क्या होता था, पिंक होता था भाई। ड्रेस तो वो अपनी चॉइस की नहीं पहन सकती थी, क्योंकि ड्रेस जो स्कूल निर्धारित करता था वही पहनते थे, लेकिन साइकिलें और बैग का रंग या फिर पेन का रंग उनका होता था, बॉक्स का रंग होता था, टिफिन का रंग होता था, बोतल का रंग होता था, वो सब रंग क्या होता था, पिंक होता था। 10 साइकिलों में से 9 साइकिलें हमको दिखती थी जो क्या होती थी, पिंक कलर की होती थी। पिंक कलर उनको बड़ा पसंद, तो लाइट पिंक जो होता है, लाइट पिंक होता है, वो अल्प सूचना के प्रश्न हैं, वो लाइट पिंक लिस्ट में लाइट पिंक कलर की लिस्ट बनाई जाती थी। ओके, इसी तरह से एक होते हैं जो इसमें, एक चीज और मैं बता देता हूँ, नोट करके लिखना चाहते हैं तो नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए नोट करके यहाँ पे नीचे लिख लीजिए कि इसमें निजी सदस्यों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निजी सदस्य क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। जो निजी सदस्यों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निजी सदस्यों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निजी सदस्यों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें येलो कलर मतलब पीला कलर, येलो कलर की लिस्ट से उन्हें दर्शाया जाता है। ओके, यानी कि अगर निजी व्यक्ति जो होते हैं, निजी सदस्यों से अगर क्वेश्चन पूछना है तो उनके लिए येलो लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये पूछा नहीं जाता है कभी, लेकिन मैंने लिखा दिया है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऋषुराज जी बोल रहे हैं, यस सर मैं भी आपकी सदा आभारी रहूंगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आपको तो एक गिफ्ट मिला है, शादी में आपका, हम आ नहीं सकते अभी, उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो बाद में जब आप सिलेक्शन लेंगे तब आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे, तब अ, तो आप ये गिफ्ट पहले ही दे दिए आपकी शादी का। और गुलफिसान जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, और
नाम अभी तो अब तो जब जिसकी शादी हो गई सोचो, वो अपने घर का नाम तो रोशन करेगा ही करेगा और साथ में अपने आप ससुराल का भी नाम आपको रोशन करना है। मायके का नाम तो रोशन होगा ही होगा, ससुराल का भी नाम रोशन होगा, कितनी अच्छी बात है। और आपके भाई कितने सपोर्टिव है, देख रहे हैं कि भाई हैं, वो अब खुद भी पढ़ते हैं और अपनी सिस्टर को भी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहन-भाई दोनों लोग मेहनत करते हैं और काफ़ी राकेश भी हैं और काफ़ी तेज़ भी हैं पढ़ने में। तो आप लोग एक-दूसरे का सपोर्ट भी करिएगा, शादी के बाद भी एक-दूसरे को, वैसे भाई-बहन है, इतना एक-दूसरे को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से भाई-बहन के बीच में प्यार होना चाहिए। वैसे सभी भाई-बहन के बीच में प्यार होता है, झगड़ा भी सबसे ज़्यादा होता है। हमारी बहन तो थी, हम तो ऐसा लड़ते थे अपनी बहन के साथ में, पूरा मोहल्ला दिखता था। कहते थे कि हम लोग, मेरा नाम घर पे गुड्डू चलता था बचपन में, तो कहते थे गुड्डू और डॉली जब लड़ते हैं, तो पूरा मोहल्ला हिल जाता है। हम लोग वास्तव में मतलब एकदम ऐसे लड़ते थे जैसे कि बंदर लड़ते हैं। मतलब जो भी सामने पड़ता था, फुकनी, डंडा, कुछ भी मिलता था। इतना भयानक हम लोग लड़ते थे। लेकिन अब मतलब प्यार भी हम लोगों में बहुत था, लेकिन जैसे मम्मी-वम्मी लोग हैं, वो बताते नहीं थे कि आज हम लोग की लड़ाई हुई। जैसे मम्मी शहर चली जाती थी, मम्मी-पापा शहर चले जाते थे कभी बाज़ार-वाज़ार करने या फिर रिश्तेदारी के यहाँ, तो हम लोग बहुत लड़ते थे और घर पर जब आते थे, तो हम एकदम ऐसे एकदम शांत रहते थे। बताते नहीं थे कि हम लोगों में लड़ाई हुई, लेकिन मम्मी फिर भी समझ जाती थी कि हम लोगों के बीच में लड़ाई हुई है। कभी कहीं नाखून-वाखून लगा हुआ या फिर जो मुँह थोड़ा सूजा-साजा रहता था या कहीं थोड़ा-सा भी वो पहचान ज़रूर जाती थी। फिर दोनों की मार लगती थी, फिर से मार लगती थी। हम कहते थे यार खुद को पिटे एक-दूसरे को मार करके, अब ये भी मार रहे हैं। फिर मम्मी फिर दुलारती थी दोनों को। समोसे लेके आती थी या कुछ भी लेके आती थी, वो भी खिलाती थी फिर। वो भी खिलाती थी और कहती थी कि तुम लोग लड़ाई के, फिर हम लोग सिसक-सिसक के रोते रहते थे क्योंकि मम्मी भी पिटाई लगाती थी। फिर सिसकते रहते थे और जो चीज़ लेके आती थी, जो भी फल-फ्रूट या फिर समोसे-वमोसे लेके आती थी, वो खाते रहते थे, सिसकते रहते थे। फिर हम कहते थे यार बेकार ही लड़ाई की है। अब देखो हम भाई-बहन हैं, मतलब प्यार तो हम लोगों में बहुत है, मतलब हमारी सिस्टर और हम लोगों में बहुत प्यार है। लेकिन झगड़ा भी बहुत करते थे हम लोग। वो दिन याद करते हैं, फिर हम लोग कहते हैं, "अरे यार! क्या वो दिन थे जब हम लोग लड़ाई करते थे।" बात-बात में ना छोटी, मैं एक भी बात नहीं सुनता था, मैं छोटा था तो सबसे लाडला भी था थोड़ा-सा। तो दीदी के ऊपर थोड़ा अच्छे से दीदी भी हमारी नहीं सुनती थी। ऐसा नहीं कि मैं छोटा हूँ तो वो रहम खाती थी, वो रहम नहीं खाती थी, बराबर का मारती थी दीदी मेरे को दौड़ा-दौड़ा के। और मैं भी कम नहीं था, मैं भी बड़ा सोच करके ये नहीं सोचता था कि नहीं मारूँ, मैं भी फिर पूरा बदला लेता था। तो ये चीज़ देखने को मिलेगा अगर हम बात करते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल की। तो प्रश्नकाल जो क्वेश्चन आवर होता है, तो ये आपने देखा कि सदन का प्रथम प्रश्नकाल जो होता है, वो आप लोग को देखने को मिलेगा। कल ही हमारी सिस्टर का फ़ोन आया था। कभी-कभार याद आती है, अब तो शादी हो गई है, अब तो घर से दूर चली गई है। लेकिन हम लोगों के बीच में अभी भी बहुत प्यार है दोनों के बीच में। बचपन में खूब लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ किए थे, लेकिन सब कुछ ठीक है फिर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखिए हम लोग बात करते हैं शून्यकाल की। देखिए अगर हम शून्यकाल की बात करें, तो अगर हम लोग शून्यकाल की बात करें, तो शून्यकाल क्या होता है? जिसमें देखिए इसको शून्यकाल क्यों बोला जाता है? शून्यकाल इसलिए बोला जाता है, क्योंकि ये टाइम जो होता है देखिए 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। ओके? कितने बजे के बीच में होता है? 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में होता है। तो माना जाता है कि एक तरह से शून्य, इसका कोई ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन माना जाता है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे घड़ी है, तो इसमें एक 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है, तो माना जाता है कि भाई 12 बजे है तो 0 है। कुछ उसमें नहीं माना जाता कि एएम, पीएम कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से इसको जीरो काल बोल देते हैं। तो कई रीज़न इसके बताए जाते हैं, पीछे ऐसा कोई सटीक रीज़न नहीं है कि इसी वजह से हम इसको शून्यकाल बोलते हैं। देखिए शून्यकाल क्या होता है? इसमें पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि पूर्व सूचना के बिना सूचना के बिना क्या होता है इसमें? पूर्व सूचना के बिना क्या होता है इसमें? जो सदस्य जो होते हैं वो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों मतलब कोई भी मुद्दा है उससे उठा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें
अब देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रश्न तो पूछ सकते हैं किससे, मंत्रियों से, लेकिन मंत्री यहाँ पर बाध्य नहीं होता है। यहाँ पर मंत्री जो होता है वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है, उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक, उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। चलिए इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मतलब मैंने यहाँ पर बाध्य नहीं लिख लीजिए, नहीं लिखना भूल गया गलती से, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रितु राजू रितु जी बोल रहे हैं, सॉरी, कि भैया नाइट में 3 बजे तक जग कर स्टडी करते हैं और बोलते हैं कि अपने जैसे अ, एकदम, देखिए ऐसे भाई होने चाहिए कि खुद तो पढ़ते हैं, दूसरों को अपनी जो बहनें हैं उनको भी आगे बढ़ाते, बल्कि कुछ तो भाई ऐसे होते हैं, मतलब पहले होते थे, अब तो ऐसे बहुत कम होते हैं, जो अपनी बहनों को ना ही पढ़ने देते ना ही बाहर जाने देते थे। पहले वाले भाई जो होते थे, मतलब कहते थे भाई लड़की है, खाना बनाना सीख, शादी कर देंगे, बस ऐसा होगा। लेकिन आजकल के भाई काफी अलग होते हैं, वो अपनी बहनों को बहुत आगे पहुंचाना चाहते हैं, जितना खुद नहीं पहुंच पाए उससे ज्यादा आगे पहुंचाना चाहते हैं। हम भी तो, हमारी सिस्टर हैं, तो मैं भी चाहता था कि मेरी सिस्टर बहुत आगे जाए। वो दिन याद आ गए तो थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गया था कि मतलब हम लोग पहले, हमेशा मैं अपनी सिस्टर के साथ में ज्यादा रहा हूँ, तो थोड़ा-सा मैं भी इमोशनल हो गया था, याद आ गई थी पुराने दिनों की। अब तो 5-5 सालें हो जाती हैं, 3-3 4-4 सालें हो जाती हैं, कि हम लोग मिलते नहीं, साल में कभी-कभार ही ऐसा, कभी-कभार ही ऐसा जाता है कि हम लोग साथ में रात में सभी भाई-बहन इकट्ठे हों, और मिलते भी हैं तो 1-2 घंटे के लिए मुश्किल से मिलते हैं। वो दिन जैसे पहले हम लोग बातें करते थे, मिल कर के बैठते थे, घूमते थे, वैसे तो 4-5 साल या उससे भी ज़्यादा होने जा रहे हैं। अब हम लोग नहीं मिल पाते हैं क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, और इधर जब से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ तब से बहुत कम समय मिल पाता है मेरे को। तो ये चीज़ है, कोई बात नहीं। लिख लीजिए आप लोग इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके? राकेश जी बोले हमसे बहुत लड़ती है सर जी। अरे वो सभी की बहनें बहुत लड़ती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक? जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इतना, पहले अगर कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए शून्य काल में हम कुछ चीजें और नोट कर लेते हैं, क्योंकि जगह मेरे पास बहुत कम है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शून्य काल के बारे में, इधर लिख देता हूँ शून्य काल के आगे, ओके। इस शून्य काल का आगे का है, ओके। वो जो उधर छूट गया है ना, तो उधर का ही मैं नीचे अब लिखने जा रहा हूँ। तो वहां पर जगह का अभाव था, इस वजह से। देखिए अगर हम लोग बात करें, जो प्रश्न काल होता है, क्या मैं अभी आपको पढ़ाया था प्रश्न काल के बारे में? जो भी बैठक का प्रथम घंटा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रश्न काल बोलते हैं। और प्रश्न काल, और फिर प्रश्न काल के बाद में क्या होता है? बीच में भोजनावकाश होता है। भोजनावकाश होता है, मतलब इंटरवल आप इसको बोल सकते हैं। इंटरवल होता है, लंच ब्रेक होता है। तो इसके जो बीच का समय होता है, इसके बीच का समय होता है, ओके, इसके बीच का जो समय होता है, इसी को हम लोग जीरो आवर बोलते हैं। जीरो आवर बोलते हैं, या फिर शून्य काल इसको बोलते हैं। शून्य काल बोलते हैं, ओके, शून्य काल बोलते हैं। और साथ में शून्य काल की अगर हम लोग बात करें, तो ये भारत की देन है। शून्य काल किसकी देन है? भारत की देन है, ओके। 1962 में, 1962 में ये देखने को मिलेगा, और ये भारत 1962 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ये भारत की देन देखने को मिलेगा, ओके। और अगर हम लोग बात करें, ये एक अनौपचारिक साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अनौपचारिक साधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। इस इसका कहीं भी वर्णन नियम प्रक्रिया में नहीं है। यानी कि नियम प्रक्रिया जो है, यानी कि जो संसद की नियम प्रक्रिया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की अपनी नियम प्रक्रियाएं हैं। नियम प्रक्रिया में कहीं भी इसका वर्णन नियम प्रक्रिया में कहीं भी इसका वर्णन नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि ये किसकी देन देखने को मिलेगा? ये एक तरह से परंपरा में है, और ये भारत की देन देखने को मिलेगा। भारत की देन है, जिसमें शून्यकाल भारत की देन है। हमने किसी देश से इसको उधार नहीं लिया है, किसी और देश में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रश्नकाल और भोजनावकाश के बीच में कुछ समय बचता है, 1 घंटे का समय बचता है, उसी को हम लोग
जीरो आवर के रूप में देखते हैं। इसमें किसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं बिना सूचना दिए मंत्रियों से पूछ लिए जाते हैं, बिना सूचना दिए पूछे जाते हैं, इसलिए मंत्री प्रिपेयर नहीं होते हैं उन प्रश्नों के लिए, इसलिए उनसे हम ये भी उम्मीद नहीं करते हैं कि वो उस प्रश्न का आंसर दें। अगर वो उस प्रश्न का आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो वो उस प्रश्न का आंसर ना दें, कोई वो उनके ऊपर बाध्यकारी नहीं होता। लेकिन प्रश्न काल के दौरान पूछा गया प्रश्न होगा, प्रश्न काल के दौरान जो क्वेश्चन किए जाएंगे मंत्रियों से, उनका उत्तर देने के लिए वो क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। तो अब चीज आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा, 3 नोट हैं, 3 नोट, तीनों नोट जल्दी से करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीनों नोट जल्दी से आगे बढ़ाइएगा, मतलब जल्दी से लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को इतना समझ में आया, बताइएगा। सभी लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, राकेश जी बोल रहे हैं क्लियर है सर जी। हाँ, जीरो आवर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा बताना नहीं पड़ता है कि वो किस विषय से संबंधित है, वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं होता है। तो मंत्री इसमें आंसर देगा या नहीं देगा, वो कोई डिपेंड नहीं करता है। सामान्यतः इसमें वे क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो हाल के इस दौरान चल रहे होते हैं, उनको ज्यादा उठाया जाता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं तो लगता है कि अभी इस मुद्दे पर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, चलो, तो वो प्रश्न समानता इसमें पूछे जाते हैं। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर उठाए जाते हैं। ओके, क्योंकि इसमें बाध्यकारी नहीं होता है ना, तो इस वजह से इसमें रेस्ट्रिक्शन इतने ज्यादा नहीं होते, और एक अनौपचारिक साधन भी है, कोई औपचारिक नहीं है, तो इसमें ऐसे नियम कानून नहीं लागू होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं वो किसी भी तरह के किसी भी क्षेत्र से, ऐसा ये नहीं है कि हाँ आप ऐसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं जो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐसा इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, बिना सूचना के पूछे जा सकते हैं, जीरो आवर में, शून्य काल में। ठीक है, तो ये चीज अगर समझ में आई है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी लिखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ समझाना है। इसी तरह से देखिए कुछ अलग चीजें होती हैं, नोट करके लिख सकते हैं अलग से, वैसे इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक होती है आधे घंटे की चर्चा होती है। ओके, कुछ कभी कभार आपने सुना होगा, ज्यादा इसके बारे में नहीं सुना होगा। अगर हम आधे घंटे की चर्चा की बात करें, आधे घंटे की चर्चा की बात करें, जिसको हाफ एन आवर हाफ एन आवर डिस्कशन बोलते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन बोलते हैं। और इसी तरह से एक मिलता जुलता देखने को मिलेगा, अल्पकालिक चर्चा, अल्पकालिक चर्चा। ओके, इसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, डिस्कशन आप लोग लिख लीजिएगा, इधर ही सेम लिखा हुआ है वैसे ही। इसके लिए, या फिर 2 घंटे की चर्चा भी बोला जाता है, 2 आवर डिस्कशन भी बोला जाता है, 2 घंटे की चर्चा, 2 घंटे की चर्चा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अल्पकालिक चर्चा, 2 घंटे की चर्चा, इंग्लिश में इसको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन बोलते हैं। और एक चीज जो है आधे घंटे की चर्चा है। ये शब्द आपको कभी कभार सुनने को जरूर मिले होंगे अगर आप लोगों ने पीवाई के क्वेश्चन लगाए होंगे, या फिर जब आपने एनसीईआरटी या फिर आपने कोई भी रेफरेंस के रूप में कोई बुक पढ़ी होगी। तो हम लोग ये देख लेते हैं, ये दोनों चीजें हैं, आधे घंटे की चर्चा या फिर जो अल्पकालिक चर्चा होती है, या फिर जो 2 घंटे की चर्चा होती है, इसमें क्या होता है, लोकहित के लिए, किसके लिए, लोकहित। ओके, लोकहित के लिए यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है, वो एक सप्ताह में, मतलब एक वीक में, एक सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध करा सकता है सदस्यों के लिए, 3 दिन
उपलब्ध करा सकता है। एक सप्ताह में कितने दिन? 3 दिन उपलब्ध करा सकता है, ठीक है। और फिर जो ये आधे घंटे की चर्चा होती है, अल्पकालिक चर्चा होती है, 2 घंटे की चर्चा होती है, इसमें इसके अंदर उपलब्ध करा सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। इसके अंदर बहस होती है, मतलब जिसको डेलिब्रेशन बोलते हैं, डेलिब्रेशन, जिसको बहस बोलते हैं, जिसको बहस बोलते हैं, एवं चर्चा होती है, मतलब डिस्कशन होता है, जिसको हम लोग चर्चा बोलते हैं। ओके, तो ये चीज देखने को मिलेगी। यानी कि देखिए, जो भी आधे घंटे की चर्चा या अल्पकालिक चर्चा है, अल्पकालिक चर्चा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके लिए 2 घंटे से ज्यादा का समय उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। 2 घंटे से ज्यादा का समय उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, इस वजह से इसको अल्पकालिक चर्चा बोलते हैं। अच्छा, लिख लीजिए नोट करके, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं इसमें लिख लीजिए, क्योंकि इसके लिए 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं दिया जाता। मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए 2 घंटे से ज्यादा का समय उपलब्ध नहीं कराया जाता। मतलब 2 घंटे से कम का समय दिया जाता है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1.5 घंटा, कितना भी हो सकता है, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। जैसे कोई लोकहित का मुद्दा है, तो अगर उस पर अल्पकालिक चर्चा अगर करनी है, अल्पकालिक चर्चा जो होगी वो 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से कम की हो सकती है। ओके, और बीच में ये किसका काम होता है? पीठासीन अधिकारी का काम होता है कि वो ये चर्चा कब कराना चाहता है, वो डिसाइड करेगा। ओके, देना भी चाहता है, नहीं भी देना चाहता है, वो भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आधे आधे घंटे की चर्चा जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, हाफ एन आवर डिस्कशन जो होता है, ये भी लोकहित में होता है, और इसके लिए 3 दिन उपलब्ध कराए जा सकते हैं एक एक सप्ते के अंदर। ओके, और देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है, इस पे क्या होती है? बहस होती है, चर्चा होती है, लेकिन इस पर मतदान नहीं होता है। सदन के अंदर इसके ऊपर मतदान नहीं होता है। यानी कि आगे मैं लिख देता हूं, आप लोग, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। मेरे पास देखिए, बहस और चर्चा तो होती है उस मुद्दे पर, लेकिन उस पर ना ही, लिख लीजिए नोट करके, लेकिन लेकिन इस पर कोई कोई औपचारिक प्रस्ताव या इस पर कोई मतदान नहीं होता है। मतलब उस चर्चा के ऊपर ना ही कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश किया जाता है, ना ही उस पर मतदान होता है। ये दोनों कार्य ही उस पर नहीं होते हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि जो भी ये आधे घंटे की चर्चा या अल्पकालिक चर्चा है, इस जो भी मुद्दा होगा, उस मुद्दे पर वहां पर प्रस्ताव नहीं पेश किया जाएगा, ना ही प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ना ही उस प्रस्ताव पर मतदान होगा। ओके, बस क्या है? चर्चा होगी उस पर, क्या होगी? उस पर चर्चा होगी, चर्चा हो सकती है। तो ये चीज देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बहस और चर्चा होती है, क्योंकि वो लोकहित के मुद्दे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, तो किसान आंदोलन हो रहा है, अगर सदन के अंदर उस चीज को उठाया जाए, जैसे बिहार में अभी परीक्षा धांधली हुई है, उसको लेकर के अगर सदन के अंदर मामला उठाया जाए, तो अगर वो लोकहित का मामला है, तो अल्पकालिक चर्चा के तहत या फिर आधे घंटे की चर्चा के तहत अगर अनुमति दी जाती है, तो उस मुद्दे को उठाया जा सकता है। उतनी देर तक उस पर डिस्कशन होगा, बहस होगी, यानी कि डेलिब्रेशन होगा, और साथ में डिस्कशन होगा, लेकिन मतदान नहीं होगा कि वो सही है या गलत है, या फिर प्रस्ताव कोई पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो, फिर हम लोग आगे बढ़ा देंगे। जल्दी से लिख लीजिएगा, इधर का भी लिख लीजिएगा अगर छूट गया हो तो। अब हम लोग देखते हैं सदन के अंदर कार्रवाई कैसे चलती है। सदन के अंदर कार्रवाई कैसे चलती है, आप लोग सुने होंगे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन के बारे में। ये आखिर ये क्या होता है, कैसे किसी सदन के अंदर प्रस्ताव आता है, आने के पश्चात कैसे उस पर चर्चा परिचर्चा होती है, रिपोर्ट समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, चर्चा परिचर्चा होती है, खंडवार फिर चर्चा होती है, खंडवार मतदान होता है, संशोधन होता है, तत्पश्चात पूरे खंड पर जाकर के चर्चा परिचर्चा होती है, और फिर संपूर्ण मतदान होता है पूरे प्रस्ताव के ऊपर। तो ये कैसे होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये कैसे चलता है,
या फिर कोई कानून है वो कैसे अस्तित्व में आता है, उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कि लोगों की डिमांड है, जैसे लोगों की कोई मांग है, जैसे लोगों की मांग है कि हमें एक कानून चाहिए, कानून चाहिए, तो कानून ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, कोई नियम है, अधिनियम है, वो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। तो इसका एक क्या होता है, प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले कहाँ पर इसकी मांग उठती है, जनता द्वारा, यानी कि जो जनता है, जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। तो जनता क्या है, वो मांग करेगी या उसकी जो आवश्यकता होगी, मांग होगी, तो मांग होगी एक कानून की। तो कानून कैसे स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं। तो हम हेडिंग डालिएगा कि संसद कानून कैसे बनाती है, हेडिंग डालना है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, संसद कानून कैसे बनाती है, संसद कानून कैसे बनाती है, संसद कानून कैसे बनाती है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कानून कैसे बनाती है। ओके, हाउ डज द हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ, आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। हम लोग अगर बात करें संसद कानून कैसे बनाती है, तो सबसे पहले देखा जाता है, अभी हम लोग बात की जनता की इच्छा देखी जाती है, जनता की मांग या जनता की इच्छा क्या है वो देखी जाती है, उसी के अनुरूप फिर कार्य आगे बढ़ेगा। तो जनता क्या चाहती है, जनता जनार्दन क्या चाहती है, सबसे पहले क्या है, जनता की इच्छा क्या है, जनता की इच्छा क्या है, ओके, वो देखी जाएगी। जैसे जनता है वो क्या चाहती है, जनता चाहती है उसी अनुरूप एक कानून का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जैसे जनता की मांग थी कि महिलाओं के लिए भी विधायिका के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व में मिलना चाहिए, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया, क्योंकि ये समाज की मांग थी कि महिलाओं के लिए भी संसद के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये क्या थी, मांग थी कि जो महिलाएं हैं उनका लोकसभा के अंदर या फिर जो विधानसभा है इसमें प्रतिनिधित्व मिले, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, तो ये जनता की मांग थी। अब जनता की मांग थी तो संसद, यानी कि हमने ये जो जनता की मांग है वो किसके तक पहुंचाएंगे, हम सरकार तक पहुंचाएंगे, मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। अब सरकार है वो किसी मंत्री की अध्यक्षता में, किसी मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा, समिति का गठन किया जाएगा सरकार द्वारा, यानी कि सरकार है एक समिति का गठन करेगी मंत्री की अध्यक्षता में, और कहेगी कि महिलाओं को कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए लोकसभा और विधानसभा के अंदर, तुम बताओ हमको। और इसमें शामिल किए, क्योंकि सब मंत्री तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मंत्री की सिर्फ अध्यक्षता रहेगी, क्योंकि मंत्री को क्यों रखा जाएगा, क्योंकि वो लोगों का प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन उस बेचारे को नहीं मालूम सारी चीजें, तो इसमें साथ में नौकरशाही काम करती है। नौकरशाही, यानी कि जब आप लोग क्या बन जाएंगे, जब आप लोग बन जाएंगे सचिव बन जाएंगे, जब सचिव बन जाएंगे, सचिवालय में आप लोग पहुंच जाएंगे, तब आप नीतियों के नीति, अभी तो जब आप डीएम बनेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके, क्रियान्वयन का कार्य करेंगे, जा करके जो भी नीतियां बनाई जाएंगी उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप 20-25 साल के बाद अगर आपका अच्छे से सब कुछ चलता रहा, तो आपका प्रमोशन होते 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 आप लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, सचिवालय के अंदर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब जब आप सचिवालय के अंदर पहुंच जाएंगे, अब सचिव जी बन जाएंगे, तब आपको अब नीतियां बनानी पड़ेंगी। अब नीतियों का क्रियान्वयन नहीं बल्कि नीतियों का निर्माण करेंगे आप बैठ करके। उच्च स्तरीय जो समितियां होती हैं, इसमें कौन नीतियां बनाता है, नीतियां मोदी जी बैठ के बनाते हैं, को लगता है आप ही लोग जाएंगे नीतियां बनाएंगे, मोदी जी तो कह देंगे हमें लोग हैं उनको प्रशिक्षित करना है, स्किल्ड लेबर नहीं है। अब स्किल्ड लेबर नहीं है, मोदी जी ने कह दिया सबको अब कौशल प्रदान किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या व्यवस्था होगी, क्या कानून होगा, उनको थोड़ी ना पता, ये आपको पता है, आप पढ़े लिखे हैं। आपको, आप जब सचिव बनेंगे तब आप नीतियों का निर्माण करेंगे जाकर के, जो नौकरशाही है यही नीतियों का निर्माण करती है, और एक तैयार करती है बिल, जिसको हम लोग बोलते हैं विधेयक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग विधेयक बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बिल बोलते हैं या फिर विधेयक बोलते हैं। एक विधेयक है वो बनाती है, यानी कि ये समिति है वो एक विधेयक तैयार करती है। अब ये जो विधेयक है उसे सदन में, मतलब जो ये विधेयक है
इसे किसी सदन में पेश किया जाएगा, मतलब या तो राज्यसभा में या लोकसभा में किसी सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि एक सदन में, कोई भी हाउस हो सकता है, एक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, अब देखिए जब सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा, अब सदन क्या करेगी, तो सदन के अंदर भी विभिन्न समितियां होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं। वो स्थायी समितियां इस विधेयक की समीक्षा करेंगी, मतलब जांच करेंगी, पड़ताल करेंगी, क्योंकि जो उसके अंदर सांसद बैठे हुए हैं वो सारे नियम कानून नहीं जानते हैं, तो इस वजह से, और सभी को हम ये काम नहीं सौंप सकते, तो इस वजह से स्थायी समितियों का गठन किया जाता है, कुछ अस्थायी समितियों का भी गठन किया जाता है। तो जो ये समितियां होती हैं, संसद की समितियां होती हैं, तो इसका समीक्षा करेगी, मतलब सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और इस विधेयक को समिति को सौंप दिया जाता है, विधेयक को समिति के पास में दे दिया जाता है। ओके, अब ये समिति है, ये अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं आगे लिख दूं, आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा। फिर ये जो समिति है ये जांच करेगी, सभी डायमेंशन में जांच करेगी, जांच करने के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये विधेयक, इसके आगे का मैं आगे पेज पर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। जो ये संसद की जो समिति होगी, ये संसद की समिति है, इस विधेयक पर विचार करेगी। अरे पेज खत्म हो गए हमारे, एक सेकंड रुक जाइए, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ कुछ। चलिए पेज ऐड हो गए। तो आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो जो विधेयक समिति है ये क्या करेगी, विधेयक समिति है, ये समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी कि ये विधेयक भाई कैसा है, जो भी वो इसमें संशोधन संशोधन सुझाव कर सकती है, तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब देखिए जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, तो ये रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी, सदन को प्रस्तुत की जाएगी, सदन को दिया जाएगा। सदन इसे क्या कर सकता है, सदन जो समिति द्वारा जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इसको स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। अगर अस्वीकार कर लिया जाएगा तो बात यहाँ पर ही खत्म। लेकिन सदन है वो इसको स्वीकार कर लेता है, क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तय करके। जब ये सदन इसे स्वीकार कर लेगा, फिर सदन के अंदर बिल पर, जो सदन होगा, जो भी हाउस होगा, उस हाउस के अंदर इस विधेयक के ऊपर, इस बिल के ऊपर, इस विधेयक के ऊपर क्या है, विस्तृत चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी। ओके, अब जब चर्चा होगी, फिर चर्चा के पश्चात क्या होगा, मतदान भी होगा। क्या होगा, मतदान होगा। अब मतदान होगा तो मतदान में क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर अब जगह फिर से मेरी खत्म हो गई है, मैं इधर आगे लिख दूंगा। ओके, तो आप लोग इतना लिखिएगा, तो अभी वैसे आप लोग जल्दी जल्दी लिखिएगा। तो मतदान होगा, तो मतदान के पश्चात, तो मतदान जब होगा तो मतदान में जो विधेयक है ये पारित भी हो सकता है या फिर रद्द भी हो सकता है, मतलब ये रद्द भी हो सकता है या फिर पारित भी हो सकता है। अगर देखिए रद्द हो जाएगा तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर पारित हो जाता है तो पारित होने के पश्चात क्या होगा, ये जब पारित हो जाएगा तो ये इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा, यानी कि जो सेकंड हाउस है, दूसरा सदन है, जैसे राज्यसभा ने पारित कर दिया तो लोकसभा में भेजा जाएगा, लोकसभा ने पारित कर दिया था तो इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा, यानी कि दूसरे सदन में भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। तो दूसरे सदन के अंदर फिर से क्या होगा, इस पर चर्चा होगी, वही सेम चीज, चर्चा होगी प्लस फिर से क्या होगा, उसमें मतदान होगा। वो अपने यहाँ क्या करेगा, सदन के अंदर शुरू से वहां पर क्या होगी, चर्चा होगी, शुरू से उसमें क्या होगा, मतदान होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें संशोधन किया जाएगा, संशोधन करने के पश्चात पारित किया जाएगा। ओके, तो देखिए ये चीज देखने को मिलेगी, यानी कि सदन, दूसरे सदन में जब भेजा जाएगा तो दूसरे सदन में चर्चा होगी, चर्चा होने के पश्चात उसमें मतदान होगा। अब जब मतदान होगा आप लोग को देखने को मिलेगा, तो देखिए इस सदन के पास में कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध है, यानी कि जो सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस के पास में कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं, तो उसके पास में कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं वो हम लोग देखते हैं। तो एक तो है कि वो इस पर सुझाव भेज सकता है, जैसे कि उसे लगता है कि जो ये विधेयक है, इस विधेयक में कुछ और मॉडिफिकेशन होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था, तो सुझाव भेज सकती है,
सुझाव भेज सकती है, ओके, या फिर उसे लंबित रख सकती है, मतलब पेंडिंग में रख सकती है, लंबित कर सकती है, ओके, या फिर उसे क्या कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, या फिर उसको मंजूरी दे सकती है। क्या कर सकती है, मंजूरी दे सकती है। मैं इधर लिख देता हूँ, क्या है, इसको मंजूरी दी जा सकती है, ओके। अगर देखिए, इधर देखिए, अगर यहाँ पर सुझाव भेजा जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, सुझाव किसके पास पहुंच जाएगा, जो पहला सदन होगा जहां वो प्रस्तुत किया गया होगा उसके पास पहुंच जाएगा, ओके। और अगर लंबित किया जाता है तो भाई वो तो पेंडिंग पड़ा रहेगा, उसके अंदर ही पड़ा रहेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। अगर अस्वीकार कर लिया जाता है, अस्वीकार होने पर, अस्वीकार होने पर अगर आवश्यकता महसूस होती है, आवश्यकता महसूस होती है, तो संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, क्योंकि हर चीज में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। अगर साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक में क्या बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। वित्त विधेयक है, उसमें भी कुछ कंडीशन है, उसमें भी मतलब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक होता है, उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है, ओके। तो आवश्यकता अगर महसूस होगी तो संयुक्त बैठक, अगर बुलाने की आवश्यकता है, पॉसिबिलिटी है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, नहीं तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। अच्छा, अगर वो सदन है, अगर इसे मंजूरी दे देता है तो क्या होगा, जब सदन अगर मंजूरी दे देता है तो देखिए फिर ये आगे पहुंच जाएगा किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। अगर मंजूरी दे दी जाती है तो आगे ये पहुंच जाएगा, थर्ड स्टेप में पहुंच जाएगा, मतलब ये राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शन है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फिर से जगह खत्म होगी, मैं आगे लिखता हूँ, आप लोगों को छूट गया होगा, कोई बात नहीं, मैं अभी पीछे कर दूंगा समझाते वक्त, तब आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जैसे ही दूसरा सदन इसे पारित कर देगा, दूसरा सदन पारित कर देगा, यानी कि दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तत्पश्चात ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो राष्ट्रपति इस पर मंजूरी दे सकता है, राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे सकता है, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है, या फिर इस पर क्या कर सकता है, पॉकेट वीटो कर सकता है, पॉकेट वीटो कर सकता है, ओके, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर मंजूरी, अगर देखिए पॉकेट वीटो कर देगा तो भाई वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा, यानी कि अभी तक वो विधेयक है सदन के द्वारा पारित हो, दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया, संसद द्वारा पारित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा भी उसको मंजूरी नहीं दी गई, हस्ताक्षर नहीं किए गए, तब तक विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता, जो विधेयक है वो कानून या अधिनियम नहीं बन सकता, तो वो पेंडिंग में रहेगा। पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया तो सदन उस पर क्या करेगा, सदन उस पर दोबारा से मतदान मतदान करके दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज देगा, तो उस पर फिर वो मंजूरी दे देगा, तो ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मंजूरी दे देता है तो ए ऑप्शन को भी चुन सकता है राष्ट्रपति। अगर ये ऑप्शन चुनता है तो वो विधेयक जो है, जो विधेयक है वो क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, या फिर अधिनियम बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, ओके, अधिनियम बन जाएगा, यानी कि कानून यानी कि लॉ बन जाएगा, अधिनियम मतलब एक्ट बन जाएगा, विधेयक यानी कि बिल, यानी कि जब राष्ट्रपति के द्वारा उस पर मंजूरी दे दी जाती है, मंजूरी का मतलब क्या है, अपना ठप्पा लगा दिया जाता है, ठप्पा का मतलब अपने हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तब कोई विधेयक है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है या फिर अधिनियम बन जाता है। एक ये लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, कोई विधेयक जो जनता की इच्छा से उत्पन्न होता है और वो एक लंबी प्रक्रिया को फॉलो करते करते तत्पश्चात जा करके वो क्या बनता है, एक अधिनियम या कानून बनता है जा करके, ओके। अगर हम विधेयक की बात करें, अभी मैं पीछे कर दूंगा, परेशान नहीं होना है जिन लोगों का छूट गया है एकदम, जो अगर हम विधेयक की बात करें तो विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम इनको प्रस्तुत करने के आधार पर हम इन्हें दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर इन्हें इन्हें हम सरकारी विधेयक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक बोलते हैं, या फिर हम इन्हें निजी विधेयक भी बोलते हैं, निजी विधेयक बोलते हैं, ओके, सरकारी विधेयक या फिर निजी विधेयक, जिनको हम लोग जो गवर्नमेंट बिल बोल देते हैं, सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए, या निजी बिल कहलाते हैं, यानी कि प्राइवेट बिल कहलाते हैं, प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल यानी कि निजी विधेयक कहलाते हैं। तो सरकारी विधेयक क्या कहलाते हैं, निजी विधेयक किसे कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि
जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जो विधेयक, ध्यान रखिएगा, जो विधेयक मंत्रियों द्वारा मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें हम सरकारी विधेयक कहते हैं। उन्हें हम सरकारी विधेयक कहते हैं। अन्य किसी भी सांसद के द्वारा, यानी कि मंत्रियों के अलावा किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वो निजी विधेयक की श्रेणी में ही आएगा। यहाँ तक कि अगर वो जो रूलिंग पार्टी है, मतलब सत्ताधारी दल है, उसका ही कोई सांसद क्यों ना उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हो। यानी कि यहाँ पर रूलिंग पार्टी से मतलब नहीं होता है, यानी कि जितने सांसद हैं, वो जितने मंत्री हैं, उनके द्वारा ही जो प्रस्तुत किया गया विधेयक ही सरकारी विधेयक कहलाएगा। निजी विधेयक में वे सभी विधेयक आते हैं जो किसी सांसद द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, वो मंत्री नहीं है। अगर मंत्री नहीं है, सांसद है, भले ही वो सत्तारूढ़ पार्टी से हो, यानी कि जो सत्ता दल है उसी पार्टी से बिलोंग क्यों ना करता हो। जैसे वर्तमान में अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार जो है, अगर बीजेपी पार्टी का कोई सांसद जो मंत्री नहीं है, अगर वो कोई विधेयक लेकर के आता है, बताइए वो विधेयक कैसा होगा? वो विधेयक होगा निजी विधेयक कहलाएगा, सरकारी नहीं कहलाएगा। सरकारी तभी कहलाएगा जब किसी मंत्री के द्वारा लाया जाएगा, जब किसी मंत्री के द्वारा लाया जाएगा। इस चीज को आप लोगों को प्रमुखता से ध्यान रखना है, नोट करके लिख लीजिएगा। निजी विधेयक क्या है? मंत्रियों के अलावा किसी अन्य सांसद द्वारा, लिख लीजिए, मंत्री के अलावा किसी अन्य सांसद, और अगर राज्यों की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? सांसद की जगह विधायक, वही सेम चीज हो जाएगी। अन्य सांसदों द्वारा लाया गया विधेयक, लाया गया विधेयक, ओके। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, समानता जो निजी विधेयक जो होते हैं, वो समानता पारित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें इतनी मेजोरिटी नहीं मिल पाती, इस वजह से पारित नहीं हो पाते हैं, ओके। जो सरकारी विधेयक है, अगर सरकारी विधेयक आता है और अगर वो पारित नहीं हो पाता है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानते हैं कि फिर देखिए, जो सरकारी विधेयक आया और सरकारी विधेयक अगर वो नहीं पारित हो पाया, तो माना जाता है कि सरकार है वो बहुमत खो चुकी है, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, ओके। तो सरकारी विधेयक और आप लोगों को निजी विधेयक आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरह से विधेयक हैं, हम उन्हें दो भागों में और डिवाइड कर सकते हैं। हम उन्हें गैर वित्तीय और वित्तीय विधेयक में भी विभाजित कर सकते हैं। तो एक विभाजन और हम विधेयकों का देख लेते हैं। जो विधेयक होते हैं या फिर बिल होते हैं, विधेयक या फिर जो बिल होते हैं, इंग्लिश में हम इनको बिल बोलते हैं, इनको हम और एक इनका विभाजन कर सकते हैं एक प्रकार से। एक होते हैं गैर वित्तीय विधेयक, होते हैं गैर वित्त विधेयक होते हैं, ओके, जिनको नॉन फाइनेंस बिल बोलते हैं, ओके। और एक होते हैं जो वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, ठीक है, वित्त विधेयक। ये चीज हम लोग ध्यान रखना है, वित्त विधेयक। और इन्हीं वित्त विधेयक में ही आप लोगों को एक धन विधेयक भी देखने को मिलेगा, धन विधेयक। क्योंकि जो वित्त विधेयक होते हैं उनमें से कुछ विधेयक होते हैं जो धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी आप लोग को देखने को मिलेगा जो धन वित्त विधेयक है, इन्हीं में से कुछ क्या होते हैं, वो धन विधेयक होते हैं, ओके। और सभी जो धन विधेयक होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ओके। इनका सर्कल कैसा बनेगा मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो जो बड़ा वाला सर्कल है वो क्या है, वित्त विधेयक का है। छोटा वाला सर्कल है वो क्या है, धन विधेयक का है, ओके। तो ये चीज इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, गैर गैर वित्त विधेयक की अगर हम बात करें, गैर वित्त विधेयक है, इनको भी हम पुनः दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक जो होते हैं साधारण विधेयक होते हैं, मतलब सामान्य विधेयक, या फिर ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, अभी मैं इनके बारे में पढ़ाऊंगा। ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं या फिर समान विधेयक बोलते हैं। दूसरे होते हैं संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ओके, तो ये चीज देखने को मिलेगा। देखिए, इनमें कुछ चीजें आप लोग नोट करना चाहते तो लिख लीजिए, वैसे अभी मैं इसमें विस्तार में तो पढ़ा नहीं वाला हूँ, तो आवश्यकता इतनी नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर हम लोग बात करें वित्त विधेयक की, जो समान विधेयक की बात करें, इसमें देखिए संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। समान विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लिखने की आवश्यकता नहीं, अभी मैं लिखाऊंगा इस चीज को। इसमें संयुक्त बैठक का भी प्रावधान होता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें संयुक्त बैठक इसमें नहीं होती, संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान नहीं होता है। और जो धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक है, धन विधेयक में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। इसमें तो राज्यसभा बहुत ही कमजोर होती है धन विधेयक के मामले में, ये चीज ध्यान रखना है। और जो धन विधेयक है, ये केवल 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 सरकारी व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी व्यक्ति, यानी कि ये क्या हो सकता है, सरकारी विधेयक ही सिर्फ हो सकता है, केवल सरकारी व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, यानी कि कोई निजी व्यक्ति है, क्या वो धन विधेयक प्रस्तुत कर सकता है? कोई भी निजी व्यक्ति धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता। केवल और केवल हम धन विधेयक की बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, केवल और केवल धन विधेयक जो है, वो निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक निजी व्यक्ति भी प्रस्तुत कर सकता है, सरकारी व्यक्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि मंत्री और सांसद दोनों इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, समान विधेयक को भी दोनों लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ सरकारी व्यक्ति ही प्रस्तुत कर सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं देखने को मिलेगा। समान विधेयक में क्या है, संयुक्त बैठक हो सकती है। वित्त विधेयक में भी क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। ओके, लेकिन सभी के सभी वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। मैं अभी आगे आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि क्योंकि जो धन विधेयक है वो भी क्या होते हैं, वित्त विधेयक ही होते हैं। ओके, तो सभी में तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं हो सकता है, तो अभी हम लोग इस चीज को सविस्तार में पढ़ेंगे। अच्छा, निजी व्यक्ति, जो सरकारी विधेयक और निजी विधेयक जो हैं, इनमें तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को नोट करा देता हूँ, आप लोग इसमें कुछ चीजें नोट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मैं अभी आप लोगों को लिखने का पूरा मौका सबको दे दूंगा, परेशान नहीं होना है। इधर आप लोगों को लिख लेना है सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, और इधर हम लोग लिख लेते हैं गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। ओके, देखिए, अगर हम सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक की बात करें, सरकारी विधेयक जो होता है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री द्वारा द्वारा पेश किया जाता है, जल्दी से लिखिएगा। और वहीं अगर हम लोग गैर सरकारी विधेयक की बात करें, तो मंत्री के अलावा कोई अन्य सांसद है वो पेश करेगा, मंत्री के अलावा अन्य के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाएगा। अगर हम लोग सरकारी विधेयक की बात करें, तो इसमें जो बिल होता है, यानी कि जो विधेयक है, उसकी अस्वीकृति होने पर अस्वीकृति होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, इस्तीफा देना पड़ सकता है। ओके, और वहीं क्योंकि माना जाता है कि सरकार अब बहुमत भाई खो चुकी है, तभी तो उस प्रस्ताव पारित नहीं करा पाई। और इधर गैर सरकारी विधेयक अगर पारित ना हो, ये समानता पारित भी नहीं होता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट इधर लिख लीजिए, इस पर गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, साथ में सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ओके, नोटिस देना पड़ता है। और जो गैर सरकारी विधेयक होता है, इसे पेश करने के लिए 1 माह पहले नोटिस देना पड़ता है, 1 माह पहले, 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, इधर चौथा लिख लीजिएगा। इधर जो सरकारी विधेयक है, इसे संबंधित विभाग द्वारा बनाया जाता है,
संबंधित विभाग, और साथ में जो विधि विभाग भी इसमें हेल्प करता है कोई कानूनी डायमेंशन देखने के लिए। विधि विभाग है, ये मिलकर के इसको तैयार करते हैं, मिलकर, ओके, तैयार करते हैं। लेकिन जो गैर सरकारी विधेयक होता है, ये जो भी प्रस्तुत करेगा उसे स्वयं तैयार करना पड़ेगा। ओके, इसका निर्माण जो है उस संबंधित व्यक्ति, जो भी प्रस्तुत करेगा, संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये देखिए प्रोसेस होता है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, गैर सरकारी विधेयक किसी मंत्री के अलावा जो भी सांसद, अन्य सांसद है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, सत्ता विपक्ष के हो, इंडिविजुअल हो, मनोनीत हो, कोई भी हो, अगर वो मंत्री नहीं है तो वो माना जाएगा गैर सरकारी विधेयक ही माना जाएगा। विधेयक जो होता है वो विधेयक होता है, अगर सरकारी विधेयक है, अगर अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि माना जाता है कि सरकार है वो अपना लोकसभा के अंदर बहुमत खो चुकी है। लोकसभा के अंदर अपना बहुमत खो चुकी है, अगर लोकसभा में से पारित नहीं हो पाया तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके पेश करने के लिए, सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, और इसे तैयार करने की जिम्मेदारी, जो इसका ड्राफ्ट होता है, बिल का ड्राफ्ट होता है, उसकी तैयार करने की जिम्मेदारी होती है वो संबंधित विभाग, जिस भी विभाग से संबंधित वो विधेयक होगा। जैसे महिलाओं के लिए लाया गया तो महिलाएं उसको, महिला विभाग जो भी होगा, ओके, स्वास्थ्य से संबंधित होगा तो स्वास्थ्य विभाग जो भी होगा, बाल कल्याण मंत्रालय, बाल कल्याण से संबंधित कोई होगा तो बाल कल्याण विभाग जो भी होगा वो, और विधि विभाग है वो मिलकर के बनाएगा। अगर इसी तरह से शिक्षा से संबंधित होगा, कोई शिक्षा विभाग होगा, शिक्षा विभाग और विधि विभाग मिलकर के उसका निर्माण करेगा। और गैर सरकारी विधेयक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर ये पारित नहीं हो पाता है, अस्वीकृत हो जाता है, तो अस्वीकृत होने पर कोई प्रभाव गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसी दूसरे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है भाई। और साथ में इसको पेश होने के लिए 1 माह पहले नोटिस देना पड़ता है। इसका निर्माण जो भी व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका ड्राफ्ट तैयार करके प्रस्तुत करे। समझ गए आप लोग? तो ये प्रोसेस होता है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग पहले नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी, मैं पानी लेकर के आता हूँ थोड़ा, पानी गर्म किया था, मैं भूल गया लाना। आप लोग जब तक लिखिएगा ना, मैं अभी आता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? देखिए अब मैं इधर भी कर देता हूँ, समझाता भी रहूंगा, और जिनका छूट गया है वो लोग तुरंत नोट भी करते रहे। मैंने पीछे कर दिया है, बोतल हमारी नहीं मिल रही है, क्या किया जाए? तो चलिए जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा। भी जस्ट चाय पिए थे, चाय वाले गिलास में ही पानी पीना पड़ा, क्योंकि बोतल पता नहीं हमारी कहाँ चली गई है। कोई बात नहीं, पानी मीठा मीठा लगने लगा था। देखिए अगर हम लोग बात करें संसद कानून कैसे बनाती है, हम लोग देखे थे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जनता की इच्छा देखी जाती है, फिर गवर्नमेंट के पास में बात पहुंचती है, गवर्नमेंट मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करता है। वो समिति क्या है, एक ड्राफ्ट तैयार करती है, विधेयक तैयार करती है, वो विधेयक फिर सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। सदन के अंदर जो समिति होती है वो इस पर जांच करती है, जांच करने के पश्चात क्या है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट जब प्रस्तुत करती है तो सदन के पास में जब वो रिपोर्ट आती है, सदन उस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। अस्वीकार करेगा तो भाई वो खत्म हो जाएगा, स्वीकार करेगा तो अच्छी बात है। तो स्वीकार कर लेगा तो आगे की प्रक्रिया चलेगी। स्वीकार कर लिया जाएगा तो सदन है सदन है उस विधेयक के ऊपर क्या करेगा, विस्तृत, इसमें बीच में खंडवार चर्चा भी होती है, तत्पश्चात यहाँ पर विस्तृत चर्चा होने के पश्चात संपूर्ण मतदान भी होता है। ओके,
तो देखिए यहाँ पर विधेयक जो होता है वो उस पर विस्तृत चर्चा होती है, विस्तृत चर्चा के पश्चात क्या होता है, उसमें मतदान होता है यानी कि वोटिंग होता है। अब मतदान में वो प्रस्ताव पास भी हो सकता है या फेल भी हो सकता है, आप लोग जल्दी जल्दी नोट भी करते रहिएगा। तो वो मतदान जब होगा तो मतदान के समय वो विधेयक या तो रद्द हो जाएगा उस सदन में, पारित हो गया तो अच्छी बात है, जब पारित हो गया तो उस सदन से वो पारित मान लिया जाएगा। अब वो एक सदन से पारित हो गया, अब कहाँ जाएगा, दूसरे सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा, दूसरे सदन के अंदर भेज दिया जाएगा, प्रस्तुत नहीं सॉरी, मतलब दूसरे सदन में इसे भेज दिया जाएगा। जब दूसरे सदन में इसको भेजा जाएगा तो दूसरे सदन के अंदर वही सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर से वहां पर क्या होगी, चर्चा परिचर्चा होगी विस्तृत, फिर वहां पर भी मतदान होगा। अब मतदान होगा तो उस सदन के पास कौन कौन से ऑप्शन है, उस सदन के पास ऑप्शन है कि वो सुझाव भेज सकता है कि भाई ये चीजें हमको ठीक नहीं लग रही है, ये चीजें इसमें करी जानी चाहिए, या फिर लंबित भी कर सकता है, होल्ड करके भी रख सकता है। तो होल्ड करके रखेगा तो वो होल्ड करके रखेगा, आगे हम लोग देखेंगे कि होल्ड करने के संबंध में कौन कौन से विधेयक के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अस्वीकार कर देगा तो अस्वीकार कर देगा, कोई बात नहीं, अस्वीकार कर दिया तो अस्वीकार कर दिया। अगर संभव है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, हम लोग अभी देखेंगे किस किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ओके, और लंबित होने के पश्चात भी क्या होता है कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, वो हम लोग देखेंगे समान विधेयक के संबंध में ऐसा होता है। और अगर इस पर मंजूरी दे देता है दूसरा सदन भी क्या कर देता है, इस पर अगर मंजूरी दे देता है तो इस मंजूरी को राष्ट्रपति द्वारा, इस मंजूरी को राष्ट्रपति द्वारा अगर मान लिया जाता है, सॉरी, इस मंजूर जब ये सदन है इस पर मंजूरी दे देता है तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। जब दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है तब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनकी स्वीकृति के लिए, मतलब उस सिग्नेचर के लिए। तो राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति के पास में अभी भी देखिए जो विधेयक है वो कानून नहीं बना, भले ही सदन के दोनों सदनों ने इसको पारित कर दिया हो। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति इस पर मंजूरी दे सकता है, मंजूरी देगा तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा या फिर अधिनियम बन जाएगा। ओके, अगर इस पर पुनर्विचार के लिए लौटा लेगा तो इस सदन के पास पहुंच जाएगा, तो सदन इस पर जो भी डिसीजन लेगी उसके पश्चात फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति दोबारा बाध्य है उस पर अपनी सहमति देने के लिए। फिर पॉकेट वीटो अगर कर सकता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कितने समय के लिए भी पॉकेट वीटो कर सकता है, मतलब उसे अपनी जेब में रख सकता है। जेब का तात्पर्य क्या, उसे होल्ड करके रख सकता है, उस पर कोई भी वो एक्शन नहीं लेगा। बोले कि राष्ट्रपति जी से पूछा जाएगा कि अरे भाई हाँ वो या ना, कुछ तो बोल दो, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, बोले ना हमको नहीं, वो जेब में रखा हुआ है, यहाँ है अभी। तो कितने समय के लिए भाई, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 10 महीना के लिए, 10 साल के लिए, कितने समय के लिए भी होल्ड करके रखा जा सकता है, क्योंकि होल्ड करने पॉकेट वीटो में समय अवधि का निर्धारण नहीं किया गया। मैं आपको पढ़ाया था पॉकेट वीटो के बारे में, तो वहां पर आप लोग ये थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। ओके, तो ये चीजें होती हैं सारी तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो देखिए जो विधेयक है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। विधेयक की बात करें दो तरह के होते हैं, सरकारी या फिर निजी हो सकता है, जो कि अभी हम लोग देख लिए हैं इस चीज को सविस्तार में। विधेयक की बात करें तो देखिए इन्हें हम गैर वित्तीय विधेयक और वित्तीय विधेयक में, वित्त विधेयक में हम डिवाइड कर सकते हैं। गैर वित्त विधेयक वे विधेयक होते हैं जिन इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक समान विधेयक होते हैं, एक समान विधेयक होते हैं जिनको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, दूसरे होते हैं संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक होते हैं इसमें। तो ये चीजें देखिए, और साथ में जो वित्त विधेयक होता है इसमें धन विधेयक भी इंक्लूड होता है, आप लोग जानते हैं। तो जो धन विधेयक है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और साथ में इसे केवल और केवल जो सरकारी व्यक्ति है वही इसको प्रस्तुत कर सकता है। एक चीज और लिख लीजिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जी मैं चीज लिखा नहीं, आगे लिखा दूंगा, वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, अभी देखिए एक चीज मैं और इसमें पढ़ा देता हूँ, जैसे जो विधि प्रक्रिया होती है सदन के अंदर, एक तो मैं पूरा प्रोसेस समझाया, इसमें वाचन भी होते हैं। तो देखिए अगर कभी कभार वाचन पूछ लिया जाता है, जैसे आप लोग अभी रिसेंटली 3 वर्ष का आप लोग पीवाईक्यू लगाए होंगे, तो उसमें मेरे को डेट नहीं ध्यान है, मतलब ईयर नहीं ध्यान है, लेकिन अभी पिछले 3 या 4 सालों के अंदर वाचन से क्वेश्चन अवश्य आया है यूपीएससी में। तो अगर हम लोग बात करें संसद संसद में विधि प्रक्रिया, संसद में विधि प्रक्रिया की बात करें, विधि प्रक्रिया की बात करें तो इसमें देखिए विधि प्रक्रिया कैसे चलती है। तो सदन के अंदर प्रथम वाचन होता है, सबसे पहले प्रथम प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, फिर क्या होता है, तृतीय वाचन होता है,
क्या होता है, तृतीय वाचन होता है। इस तरह से 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में क्या होता है, इसमें प्रस्तुतिकरण होता है। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है, जैसे कोई भी प्रस्ताव है उसको क्या करा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रथम वाचन के अंदर किसी भी विधेयक को, प्रस्ताव को पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, प्रस्तुत किया जाता है। साथ में उसकी भूमिका, मतलब इंट्रो के बारे में भूमिका, और साथ में उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, मतलब गजट में या राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। फिर उसके पश्चात स्टार्ट होता है द्वितीय वाचन, यानी कि दूसरा चरण स्टार्ट होता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है, जो द्वितीय वाचन है इसमें शुरुआत में एक समिति का गठन किया जाता है। तो समिति स्तर पर, शुरुआत में समिति स्तर पर, समिति स्तर पर, समिति स्तर पर जो भी प्रस्ताव है उसकी जांच की जाती है। ओके, जांच करने के पश्चात जो समिति है वो अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष को सौंपती है। जो अध्यक्ष को, ये जो समिति है, इस समिति द्वारा क्या है, जो भी प्रतिवेदन है अध्यक्ष को प्रतिवेदन सौंपती है। ये जो समिति है वो अध्यक्ष को प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब क्या, रिपोर्ट है। यानी कि जो ये शुरुआती स्तर में संसद लेवल पर एक समिति का गठन किया जाता है, वही संसद क्या करती है, संसद नहीं, सॉरी, जो सदन की जो समिति है, उस सदन की समिति है उसके ऊपर विचार करके अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट को किसको प्रस्तुत कर देती है, अध्यक्ष को प्रस्तुत कर देती है। अध्यक्ष के पास में जब ये रिपोर्ट पहुंचती है, मतलब प्रतिवेदन पहुंचता है, तब उसके पश्चात जो अध्यक्ष है वो अनुमति देता है सदन के अंदर। फिर सदन के अंदर अनुमति के पश्चात सदन में चर्चा का कार्य चलता है, मतलब जो भी वो विधेयक है, वो प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होती है। चर्चा होती है इस सदन के अंदर। चर्चा कैसी होती है, खंडवार चर्चा होती है। कैसी, खंडवार चर्चा होती है। ओके, खंडसा चर्चा या खंडवार चर्चा, खंडसा चर्चा होती है। खंडसा चर्चा क्या है, जैसे कि कोई विधेयक है, उस विधेयक में बहुत सारे पार्ट में बना दिया जाता है, खंड में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे पूरा विधेयक एक बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं। अब सभी प्रावधान, कोई उसकी स्टार्टिंग की बात कर रहा है, कोई उसके पीछे की बात कर रहा है, अव्यवस्थित हो जाएगा ना थोड़ा सा। तो क्या कर दिया जाता है, उस विधेयक में खंड बना दिए जाते हैं कि ये खंड है, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। किसी प्रकार का इसमें संशोधन आपको चाहिए, बताओ कौन सा संशोधन चाहिए, या फिर आप इससे सहमत हैं, या फिर इसमें ये प्रावधान दिए रखे हैं, इन प्रावधानों से आप सहमत हैं। लोग कहेंगे जैसे इसको एक एक जो भी बिल आता है, विधेयक आता है, प्रस्ताव आता है, उसमें क्या है, जैसे ए में बी, सी और डी, तीन चार खंडों में मानते हैं डिवाइड कर दिया गया। अब बोला गया कि देखिए इस खंड पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। लोगों ने कहा कि इसमें 3 संशोधन होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 संशोधन होने चाहिए। इसमें मानते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रस्तुत किया सिर्फ एक संशोधन प्रस्तुत, बोले इससे हम सहमत हैं। इसमें क्या है, इसमें हम चाहते हैं कि इसमें 2, पहला और दूसरा, मतलब 2 इसमें संशोधन होने चाहिए। तो क्या होगा, ये प्रस्तुत किए जाते हैं, संशोधनों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि खंडवार चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद खंडवार इस पर मतदान होगा, तो माना जाएगा खंडवार मतदान होगा, तो वो इसमें पहला दूसरा पारित हो गया। खंडवार मतदान हुआ, खंडवार मतदान में मान लिया गया पहला संशोधन, दूसरा संशोधन माना गया। लेकिन तीसरा संशोधन है, बोले कि नहीं, ये किसी ने कहा था, प्रस्तुत किया था इस संशोधन को, लेकिन सदन ने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा, इस तरह से बी है, इसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया गया, तो इस पर अगर मतदान हुआ, लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, इसको मान लेते हैं। सी वाले में कहा, सब लोगों ने सहमत किया, चलो ठीक है, हम इस वाले से सहमत हैं। डी वाले में क्या, 2 प्रस्तुत किए गए, तो बोले कि हम पहला नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरा है, लोगों ने कहा दूसरा वाला ठीक है, इसको ऐड कर लो इसके अंदर। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तत्पश्चात जाकर के पूरा का पूरा इस तरह से खंडवार चर्चा हो चुकी होगी। तो यहां तक होता है, यानी कि खंडसा चर्चा होती है, प्लस इसमें संशोधनों को पारित किया जाता है। इधर जगह नहीं है, मैं आगे लिख दूं, कोई समस्या वाली बात तो नहीं। देखिए, खंडसा चर्चा होती है, और अभी हमने देखा क्या, खंडसा चर्चा के साथ में यहाँ पर संशोधन भी पारित किए जाते हैं। अभी मैंने बताया संशोधन, संशोधन पारित किए जाते हैं। संशोधन पारित, यानी कि जैसे ये खंड है, इस खंड में 3 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2 को मान लिया गया। इसमें क्या है, 2 प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 1 को मान लिया गया, या फिर हो सकता है दोनों को मान लिया जाए। तो ये संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं। अब फिर जाकर के तीसरा वाचन होता है। तीसरे वाचन में क्या होता है, जो तृतीय वाचन होता है,
इसमें अब संपूर्ण विधेयक, जो भी संपूर्ण विधेयक मतलब पूरा का पूरा, अब खंडवार तो हो चुकी है चर्चा, जो भी संशोधन किए जाने थे हो गए। अगर कोई विधेयक छोटा है तो उसमें खंडवार चर्चा नहीं होगी, पूरे पर ही एक बार में चर्चा हो जाएगी। कोई समस्या वाली बात नहीं, समस्या वाली बात है। तो संपूर्ण विधेयक पर फिर चर्चा होगी, संपूर्ण विधेयक पर मतदान करा दिया जाएगा एक साथ, मतदान करा दिया जाएगा। एक साथ मतदान कराने के पश्चात वो सदन द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो जो सदन के अंदर क्या है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है। जब एक सदन से पारित मान लिया जाता है, फिर दूसरे सदन में, एक सदन जब इसे पारित कर देता है विधेयक को, तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी यही सेम प्रोसेस होता है, वहां पर भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, वहां पर भी सेम यही प्रोसेस होता है। समझ गए आप लोग? तो किसी भी सदन में जो प्रक्रिया है वो इस तरह से प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन चलती है। प्रथम वाचन में क्या होता है, जो भी प्रस्ताव है, विधेयक है, वो प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुतिकरण का कार्य होता है, साथ में उसकी भूमिका और उसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। द्वितीय वाचन में क्या होता है, समिति स्तर पर जांच होती है, वो समिति स्तर पर जांच होकर के वो रिपोर्ट है प्रस्तुत की जाती है अध्यक्ष के लिए। अध्यक्ष फिर आगे अनुमति देता है, सदन के अंदर खंडसा चर्चा करी जाती है, और अगर उसमें कोई संशोधन अगर प्रस्तुत किया जाता है, संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो संशोधन उसमें किए जाते हैं। फिर जाकर के तृतीय वाचन में क्या होता है, पूरे के पूरे विधेयक पर, पूरे के पूरे विधेयक पर यहाँ पर क्या करा दिया जाता है, मतदान करा दिया जाता है, पूरा मान लिया जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे कि ये पूरा विधेयक है, इसको 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से माना जाएगा कि यार ये वाला प्रमुख है और इसमें सी वाला प्रमुख है, ये 2 प्रमुख लग रहे हैं, तो इन 2 पर चर्चा कर दी जाती है, और बी वाले और डी वाले पर चर्चा सामान्यतः नहीं की जाती है। तो जब पूरे पे मतदान होगा तब तो इस पर भी मतदान हो जाएगा, तो ऐसा भी हो जाता है। जैसे कि लगता है कि इसका खंड खंड नंबर बी सिर्फ इंपॉर्टेंट है, तो बी पर ही खंडवार चर्चा कर लेंगे। सी इंपॉर्टेंट है तो सी पर ही खंडवार चर्चा कर लेंगे। इस पर चर्चा कहते हैं, इसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, इसको इसको छोड़ दो, क्योंकि बाद में तो संपूर्ण मतदान होगा ही होगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। तो ऐसा भी हो जाता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए सर, इकोनॉमिक्स कब से स्टार्ट होगा? चेतना यादव जी बोल रहे, इकोनॉमिक्स कब से स्टार्ट होगा? आरएएस का एग्जाम है, फरवरी में इकोनॉमिक्स पढ़नी है सर। अरे अब क्या बताएं, अभी देखिए आपका पॉलिटी चल रहा है, अब पॉलिटी पहले खत्म होता है, फिर आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया जाएगा, कौन सी समस्या वाली बात है? अब पहले ये तो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। इकोनॉमिक्स आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मैंने महा मैराथन क्लासेस पढ़ाई है, वो एक बार जा करके आप इकोनॉमिक्स के लिए देख सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर हम पढ़ाएंगे तो भी लगभग में आप लोगों की 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन क्लासेस चलेंगी। तो इससे अच्छा आप 14 घंटे की वहां पर इकोनॉमिक्स की क्लास है, वो जा करके एक बार देख लीजिएगा, जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग अभी रिसेंटली कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, 1-2 महीने में जिनका एग्जाम है, तो वो लोग यूट्यूब पर महा मैराथन क्लासेस इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई हैं, जिसमें मैंने सविस्तार में बहुत डिटेल में क्लासेस कराई हैं। ओके, तो उनको जाकर के एक बार देख लीजिए, विजिट करिएगा। यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस पर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो क्वालिटी तो देखिए अभी इतना सविस्तार में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अब मैं इन सभी चीजों को स्किप करा सकता था, फिर बाद में आप कहते सर वाचन नहीं पढ़ाए, देखिए पीवाईक्यू में पूछा गया था और 2025 में भी वाचन आ गया, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, फिर आरजी सर के ऊपर क्या लगाए जाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे, आरजी सर बड़ी बड़ी बातें करते थे, पढ़ाई कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चेतना यादव जी बोल रहे हैं ओके सर जी, हाँ जी, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, वहां पर भी सविस्तार में 14 से 15 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया है, मतलब। तो वहां पर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, तो आप लोगों को काफी प्रॉफिट मिलेगा, जो लोग रिसेंटली कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी ही, जैसे ही ये क्वालिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि संसद टॉपिक सबसे लंबा है, तो संसद और न्यायपालिका थोड़ा सा लंबा बचा हुआ है, और तो सब छोटे छोटे मोटे मोटे बचे हुए हैं, वो तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
लिख लें तो मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा विधेयकों के प्रकार देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो जल्दी से हेडिंग डालिएगा, विधेयक। ओके। विधेयकों विधेयक की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं समान विधेयक। पहला समान विधेयक देखेंगे, सामान्य विधेयक। इसको हटा देता हूँ, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि जगह हमारे पास अभाव हो जाता है बहुत जल्दी। देख लिमिट कैसे किया। सामान्य विधेयक, ओके, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। देखिए, समान विधेयक की बात करें तो इसमें समान विधेयकों की बात करें तो इसमें इसे समान विधेयक को किसी भी नंबर एक डालिए, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे नंबर एक, ये कुछ भी लिख लीजिए, ए बी सी डी जो भी लिखना चाहते हैं। इसे किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, सदन में यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि किसी भी सदन में इसे स्टार्ट किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। ओके। और इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति से सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। सिफारिश की सिफारिश जरूरी नहीं होती है। मतलब राष्ट्रपति से सिफारिश जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, अगर ये विधेयक है, लेकिन अगर विधेयक नए राज्य के निर्माण से संबंधित है, नए राज्य के निर्माण से संबंधित कोई विधेयक है, निर्माण से संबंधित कोई विधेयक है, या विधेयक को छोड़कर ऐसे लिख लीजिए, यानी कि नए राज्य के निर्माण की बात है, तब यहाँ पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता पहले पड़ेगी, तत्पश्चात उसे प्रस्तुत किया जा सकता है सदन में। लेकिन अगर अन्य मामलों में यहाँ पर राष्ट्रपति से सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, इसे ऐसे ही पेश किया जा सकता है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के इसे सदन के अंदर पेश किया जा सकता है। साथ में इसे साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है, साधारण बहुमत से पारित करना होता है। यानी कि साधारण बहुमत से राज्यसभा लोकसभा दोनों में इसे पारित करना होता है, साधारण बहुमत से ही, ओके। मतलब दोनों में, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में साधारण बहुमत से इसे पारित करना होता है। वो भी साधारण बहुमत से पारित करेगा, वो भी। साधारण बहुमत का तात्पर्य क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का आधे से अधिक, मतलब 50% प्लस 1। उपस्थित और मतदान करने वालों को, सदन के अंदर जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं, उसका 50%+1 हमेशा ये होता है, ओके। तो ये चीज देखने को मिलेगी, तो लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं। साधारण बहुमत का मतलब क्या है? उपस्थित उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50%+1 हमको चाहिए होगा, ओके। जैसे अगर किसी सदन के अंदर किसी दिन 100 लोग उपस्थित हैं, 100 सदस्य, 100 मेंबर उपस्थित हैं, तो 100 सदस्य उपस्थित हैं, तो इसको पारित होने के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 50%+1। तो 100 का कितना 50% हुआ? तो 100 का आप लोग 50% निकालेंगे तो कितना होगा? 50 ही होगा, ओके। तो हमें क्या चाहिए होगा? इसमें कितने मेंबर पारित होने के लिए चाहिए यस में? तो 50+1, यानी कि 51 मेंबर हैं, वो यस बोलने चाहिए, तभी ये पारित माना जाएगा, ओके। ये इसका प्रोसेस होगा। इसी तरह से चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा कि जब एक सदन में पारित हो जाएगा, तो फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में भी साधारण बहुमत से ही इसको पारित करना होगा। लेकिन दूसरे सदन के पास जब ये भेजा जाएगा, तो दूसरे सदन के पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? इस संबंध में दूसरे सदन के पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? जैसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया,
तो लोकसभा में भेजा जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। तो दूसरे सदन के पास, सेकंड हाउस के पास कौन कौन से ऑप्शन है? तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। तो दूसरे सदन के पास कितने विकल्प हैं? मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह का अभाव है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये चौथा पॉइंट है ना। तो पारित करने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब दूसरे सदन के पास 4 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन? 4 ऑप्शन है। देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है कि वो इसे पारित कर देगा, पारित कर देगा, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि वो इसे संशोधन के साथ पारित करे, संशोधन के साथ पारित करेगा। संशोधन के साथ पारित करेगा तो ये फिर से कहाँ चला जाएगा? फिर से लोकसभा में चला जाएगा भाई। अब लोकसभा इस संशोधन को मान भी सकती है, मतलब लोकसभा के पास अब क्या ऑप्शन है? जैसे कि लोकसभा नहीं, जो भी दूसरा, फिर जो भी पहला सदन होगा उसके पास भेज दिया जाएगा। मैंने लोकसभा यहाँ पर लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए दूसरा सदन अगर हम मान लेते हैं राज्यसभा, एग्जाम्पल के लिए लिखना है। लोकसभा राज्यसभा कोई भी दूसरा सदन हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम माने कि अगर कोई प्रस्ताव है, एग्जाम्पल के लिए कोई प्रस्ताव अगर लोकसभा में पेश किया गया है, तो लोकसभा में पेश किया गया तो उसने पारित करके कहाँ भेजा होगा? राज्यसभा में भेजा होगा। तो राज्यसभा के पास कौन कौन से ऑप्शन है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो राज्यसभा इसे पारित कर सकता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। पारित हो जाएगा तो दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा भाई। अगर ये संशोधन के साथ पारित किया उसने, तो ये फिर से पहले वाले सदन में जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट सदन होगा, फर्स्ट सदन में फिर से भेजा जाएगा। फर्स्ट सदन का मतलब क्या है? कहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया था? लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, यानी कि फिर से लोकसभा में जाएगा। अब प्रथम सदन जो है जहां पर ये प्रस्तुत किया गया था, उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो इस संशोधन को मान लेगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, मान लेगा तो दोनों सदनों से स्वतः पारित मान लिया जाएगा। मतलब अगर वो राज्यसभा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव, दिए गए सुझाव को मान लेता है, संशोधन को मान लेता है, तो ये दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर वो उस संशोधन से, यानी कि राज्यसभा द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, उस सुझाव के साथ में वो प्रस्तुत किया है, उसको ना माने, तो क्या हो जाएगा? फिर से गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति में क्या है? गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इस अवस्था में क्या है? गतिरोध, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। ओके। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि वो सुझाव प्रस्तुत कर सकता है, सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। ओके, सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। अच्छा, संशोधन के साथ सुझाव पारित करेगा, बात वही है, सिमिलर चीज है, तो इसको मत लिखिएगा आप लोग। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। या फिर वो क्या कर सकता है? इसे अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकार करेगा तो वही चीज है, अस्वीकार करने पर ये फिर से गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? गतिरोध, क्योंकि अस्वीकार कर दिया इसने, ये दूसरे सदन के पास भेजा गया था, तो गतिरोध यहाँ पर भी उत्पन्न हो गया। ओके। चौथा ऑप्शन क्या है उसके पास में? कि वो इसको होल्ड करके रख सकता है, मतलब इस पर विलंब कर सकता है, विलंब कर सकता है, या फिर होल्ड करके रख सकता है। ओके, मतलब कोई एक्शन ना ले इस पर, ये भी कर सकता है। यानी कि उसके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला जो भी सदन होगा, वो लोकसभा राज्यसभा कोई भी हो सकता है। मैंने राज्यसभा यहाँ लिख दिया, ये मत समझिएगा, सिर्फ राज्यसभा के पास ये अधिकार है। साधारण बहुमत सॉरी, साधारण विधेयक है वो किसी भी सदन में क्योंकि प्रस्तुत किया जा सकता है, तो कोई भी हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा यहाँ पर। ठीक है, दोनों सदनों की यहाँ पर बात की जा रही है। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो अगर दूसरे सदन ने पारित कर दिया तो दोनों सदनों से पारित होगा, फिर कहाँ पहुंच जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। फिर राष्ट्रपति के हाथ में है कि वो क्या करे, वो हम आगे देखेंगे अभी। अगर ये संशोधन के साथ पारित करके भेज देगा तो फिर से प्रथम सदन में जाएगा। प्रथम सदन मान लिया तो अच्छी बात, तो दोनों सदनों, अब दोबारा से फिर से नहीं भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने अगर मान लिया, जो दूसरे सदन के द्वारा संशोधन को मान लिया, तो दोनों सदनों से पारित है, कोई समस्या वाली बात नहीं, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। अगर नहीं माना प्रथम सदन ने उस संशोधन को, तो यहाँ पर गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, फिर पहले सदन से पारित नहीं माना जाएगा, मतलब जो दूसरे सदन से पारित नहीं माना जाएगा, कि अभी क्योंकि जो उसने पारित करके दिया था वो इसने नहीं माना, तो गतिरोध इसमें उत्पन्न हो जाएगा।
और फिर अस्वीकार कर दिया, तो अस्वीकार कर दिया तो फिर से वो विधेयक आगे नहीं बढ़ पाएगा, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा क्योंकि सदन से पारित ही नहीं हुआ। इसी तरह से अगर वो विलंब या फिर होल्ड भी कर सकता है, तो यहाँ पर भी क्या है, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो यानी कि 3 अवस्था ऐसी उत्पन्न हो रही हैं जहां पर गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। यानी कि एक अवस्था ए है गतिरोध की, एक अवस्था ए है गतिरोध की और एक अवस्था ए है, यानी कि 3 अवस्थाओं में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। और होल्ड कितने दिन के लिए रखा जा सकता है, ये लिख लीजिएगा, 6 माह के लिए। 6 माह के लिए यहाँ पर होल्ड रखा जा सकता है। ओके, मतलब 6 माह तक होल्ड रखा जा सकता है। यानी कि इन तीनों अवस्थाओं में, ओके, इन तीनों अवस्थाओं में, यानी कि गतिरोध उत्पन्न होने पर ये तीनों अवस्थाओं में, 5वां पॉइंट लिख लीजिएगा, गतिरोध होने पर, गतिरोध उत्पन्न होने पर यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक हो सकती है। ओके, संयुक्त बैठक हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से फिर पारित हो जाएगा। ओके, तो देखिए साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? संयुक्त बैठक का मतलब है कि इसमें राज्यसभा के सभी मेंबर बुलाए जाएंगे प्लस लोकसभा के मेंबर बुलाए जाएंगे, दोनों को एक साथ बुलाया जाएगा। दोनों की एक सभा, एक साथ सभा होगी और उसी सभा में फिर से एक साथ चर्चा परिचर्चा होगी, एक साथ फिर मतदान होगा क्या करके, एक साथ मतदान होगा जाकर के। तो देखिए यहाँ पर फिर साधारण बहुमत से इसे क्या कराना होगा, पारित कराना होगा। और अगर इस साधारण बहुमत से फिर संयुक्त बैठक इसे पारित भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। पारित अगर हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा, अगर पारित नहीं हुआ तो यहाँ पर भी क्या है, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो अब कोई आगे ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चीजें होंगी जाकर के। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि जब संयुक्त बैठक होती है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मैं आपको कल परसों ही पढ़ाया हूँ। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का, वो भी उपस्थित ना हो तो उपसभापति करेगा, सभापति लेकिन नहीं करता है। फिर उसके बाद में कौन करेगा, उसके बाद में इन्हीं लोगों में से किसी को चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलेगा। यानी कि अभी हम लोग बात करें अगर साधारण बहुमत में, वैसे अगर सैद्धांतिक तौर पे बात की जाए तो जो भी साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां क्या है, समान है सैद्धांतिक तौर पर। लेकिन व्यवहारिक में जब संयुक्त बैठक होती है तो व्यवहारिक में क्या हो जाती है, लोकसभा क्या हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सिद्धांत में, सैद्धांतिक तौर पर या सिद्धांत में क्या है कि राज्यसभा जो साधारण विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक के मामले में या ऑर्डिनरी बिल के मामले में लोकसभा क्या है, बराबर है राज्यसभा की। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां क्या है, बराबर हैं। ये शक्तियां क्या है, बराबर हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात है? दोनों की शक्तियां बराबर है कहने के लिए। लेकिन अगर हम व्यवहार में देखते हैं, जब संयुक्त बैठक होती है तो व्यवहार में अगर हम देखें, व्यवहार में यहाँ पर जो लोकसभा है, लोकसभा पावरफुल हो जाती है किसके, राज्यसभा में। यानी कि यहाँ पर क्या है, लोकसभा के पास शक्ति ज्यादा है, लोकसभा के पास, लोकसभा पावरफुल हो जाती है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, लोकसभा क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। ऐसा कैसे होता है भाई, यहाँ पर ऐसा कैसे होता है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर संयुक्त बैठक होती है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग मानिए संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है। ओके, संयुक्त बैठक होती है तो मानते हैं संयुक्त बैठक का मतलब क्या है, इसमें क्या होंगे, राज्यसभा के मेंबर भी होंगे प्लस क्या होंगे, लोकसभा के भी मेंबर होंगे। ओके, अब राज्यसभा के मेंबर कितने होते हैं, राज्यसभा के मेंबर सिर्फ 245 मेंबर है, मानते हैं सभी के सभी उपस्थित है। ओके, और लोकसभा के मेंबर कितने हैं, लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं कि 545 थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन अब नहीं होते हैं, मानते 243 मेंबर हैं। तो पूरे पूरे ले लिया, वैसे पूरे पूरे कभी भी उपस्थित नहीं होते, हम हाइपोथेटिकल कंडीशन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा,
5 3 कितना, अगर जोड़ घटाव में गड़बड़ी हो जाए तो माफ करिएगा प्लीज, ओके, क्योंकि मैथ तो बहुत कम अभी पढ़ाते हैं, अब सी सेट स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस होगा। 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 5 2 कितना हो गया, 7, यानी कि सही है, जोड़ घटाव अगर हो तो माफ करिएगा, ठीक है। तो 7 8 8 मेंबर हैं वो हैं, ठीक है। अब प्रस्ताव को पारित होने के लिए क्या चाहिए, उपस्थित और मतदान करने, मानते हैं इतने उपस्थित हैं और इतने लोग हैं उस दिन आए, यानी कि कोई भी छुट्टी नहीं किया, बोले कि संयुक्त बैठक है, सभी चलेंगे एकदम। बीवी ने कहा है कि माई लेकर के चलना है, सांसद जी ने कह दिया नहीं संयुक्त बैठक है, हमको जाना है, माई के अकेले चले जाओ, हम नहीं लेके जाने वाले। तो सभी के सभी सांसद हैं, आए हैं, मानते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सभी के सभी सांसद क्या है, उपस्थित है। अब उपस्थित है तो अब देखिए कोई भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का, मानते हैं कि सभी के सभी क्या है, उपस्थित, उस दिन क्या थे, प्रेजेंट थे सभी के सभी, तब क्या होगा, हमें क्या चाहिए होगा, 7 8 8 का हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो कितना लिख लेगा, 50% निकल आएगा। तो 2 3 6, ओके, बच्चा 1, 18 हो गए, 2 ने 18, और कितना हो गया, फिर 4 बार जाएगा इधर, 394 ही होगा ना, और +1 मतलब 50% +1, तो टोटल मेंबर कितना निकल के आएगा, 395 मेंबर हमें चाहिए, ठीक है। सही है, कोई गलत तो नहीं है, गलत हो तो बता दीजिएगा। तो 395 हमको क्या चाहिए, इसमें मेंबर चाहिए, यस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। 300 395 मेंबर अगर यस बोले तो पारित हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत है, ओके। तो अगर 395 लोग कह देते हैं यस, तो ये पारित मान लिया जाएगा। अब देखिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन माने कि सभी के सभी राज्यसभा के लोग सभी नो बोल दें, सभी के सभी बोले, सब एकजुट हो गए राज्यसभा के लोग, इन सभी ने क्या बोल दिया, नो बोल दिया। और लोकसभा के मेंबर क्या हो गए, सभी के सभी क्या हो गए, एक हो गए, एकजुट हो गए, इन सभी ने क्या बोल दिया, यस बोल दिया। अरे भाई ये राज्यसभा के अकेले ही लोग क्या कर दिए, अकेले ही पारित कर दिए, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 543 है, 543 इनकी संख्या, यानी कि राज्यसभा के 100% लोग भी बोल दें यस, 100% लोग भी क्या बोल दें, यस बोल दे, तो भी क्या हो जाएगा, ये पारित हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये पारित हो जाएगा। और राज्यसभा के जो मेंबर हैं अगर वो कम भी अगर बोलते हैं, मानते हैं, अगर इसमें से 500 लोग, इसमें 543 नहीं, सिर्फ 500 लोग भी अगर यस बोल दिए, कुछ लोग इनमें से ना भी बोल दिए, तो भी क्या है, ये पारित मान लिया जाएगा, क्योंकि 500 भी संख्या क्या है, 395 से ज्यादा है। समझ गए आप लोग, अगर 500 लोग भी नहीं, अगर मानते 400 लोग भी क्या बोल दिए, इसमें यस बोल दिया और लोग नो बोल दिए, तो भी अकेले ही क्या कर लेंगे, पारित हो जाएगा ये। यानी कि आप देख रहे हैं पूरी की पूरी राज्यसभा अपना ऊपर से लेकर के नीचे तक का जोर लगा दी, और कुछ लोग हैं जो लोकसभा से भी ले लिए इन्होंने, मिला लिए कि भैया तुम भी नो बोलना, तुम भी नो बोलना, उन्होंने भी नो बोल दिया। अब इनमें से 543 में से केवल 400 लोगों ने भी यस बोल दिया इसमें से, यानी कि 143 लोग नो बोल दिए इसमें से भी, तो भी ये इस संख्या से क्या है, ज्यादा है, तो भी ये पारित हो जाएगा। यानी कि वैसे तो सिद्धांत में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां क्या है, साधारण विधेयक के मामले में, यानी कि ऑर्डिनरी बिल के मामले में सैद्धांतिक तौर पर तो हमें समान दिख रही हैं, लेकिन जब संयुक्त बैठक होती है, जब हम व्यवहार में देखने में आते हैं, व्यवहार में इनकी संख्या बल क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से क्या हो जाता है, इनकी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप समझ में आए आप लोगों के लिए, अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग, अच्छा है, इसमें लाइक तो होते नहीं, सॉरी, वो मेरी आदत बन गई है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो सिद्धांत में क्या है, राज्यसभा लोकसभा बराबर है, लेकिन व्यवहार में क्या है, लोकसभा की शक्तियां क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। किस मामले में, किस मामले में, समान विधेयक के मामले में, ऑर्डिनरी बिल के मामले में, ऑर्डिनरी बिल के मामले में। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए, ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अगर नए राज्य के निर्माण से संबंधित अगर वो है, मतलब नए राज्य से संबंधित कोई भी विधेयक है तो उसमें सिफारिश की आवश्यकता महसूस होगी। इसके अलावा साधारण बहुमत से इसे पारित करना होता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों से इसे पारित करना होता है, ओके। तो ये चीज देखने को मिलेगा, ओके।
और उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 चाहिए। मतलब ये साधारण बहुमत का मतलब क्या है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 चाहिए। ओके, इधर भी आप लोग देख लीजिए, जब एक सदन से पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन के पास में 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं। या तो वो पारित कर देगा, या संशोधन के साथ पारित करेगा। पारित कर देगा तो राष्ट्रपति पास पहुंच जाएगा। अगर संशोधन के साथ पारित करेगा तो अगले फिर से प्रथम सदन में भेजा जाएगा, जो भी जहां पर ये प्रस्तुत किया गया होगा, तो वो इसे मान लेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो गतिरोध उत्पन्न हो गया। अगर अस्वीकार कर देगा तो भी गतिरोध उत्पन्न हो गया, समझ लीजिए दोनों के बीच, राज्यसभा लोकसभा के बीच। और इसी तरह से विलंब अगर उत्पन्न हो जाए, मतलब सॉरी, होल्ड कर ले, विलंब कर दे, यानी कि 6 माह तक उसको होल्ड करके रख सकता है, गतिरोध उत्पन्न हो गया। तो गतिरोध की स्थिति, यानी कि 3 गतिरोध की स्थितियां हैं इसमें। क्या है फिर? गतिरोध उत्पन्न होने पर यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसे फिर साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अगर पारित हो जाए तो अच्छी बात है, तब राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंच जाएगा। अगर पारित नहीं हुआ तो यहाँ पर भी गतिरोध उत्पन्न हो गया भाई, सब गुड़ गोबर हो गया, सब मेहनत बेकार हो गई। अब देखिए, अगर ये पारित हो जाता है तो क्या होगा? पारित होने के पश्चात जाएगा राष्ट्रपति के पास, यानी कि दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात, दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात, पश्चात भी लिख लीजिए, पश्चात किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। ओके, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां उपलब्ध हैं, कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? तो राष्ट्रपति इसे अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है मतलब यस बोल देगा। तो क्या हो जाएगा? अगर वो यस बोल देगा तो जो ये बिल होगा वो एक्ट बन जाएगा, या फिर जो विधेयक होगा वो पारित हो जाएगा। इसी तरह से ये राष्ट्रपति इसे होल्ड करके भी रख सकता है, मतलब इस पर विलंब भी कर सकता है। होल्ड मतलब पॉकेट वीटो कर सकता है। ओके, इसको आप लोग पॉकेट वीटो भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से क्या कर सकता है? वो रिटर्न भी कर सकता है, मतलब पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ओके, यानी कि रिटर्न कर सकता है। ओके, तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इन सभी चीजों को। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग 10 बज गया है तो हम लोग कल क्लास करेंगे ना, क्योंकि आप लोग क्लास करते करते बोर हो जाते होंगे। सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास चल जाती है। कल सुबह क्लास नहीं है। ओके, वो अभी मैं इसके सर से पूछ के बता दूंगा कि सुबह, क्योंकि हिस्ट्री फिनिश हो गया है ना, और आर्ट एंड कल्चर का उन्होंने पोर्शन उसी में 7वीं कवर करा दिया है। तो अब मैं पूछ करके बताता हूँ कि क्या करेंगे, वो कंपाइलेशन दोबारा, मतलब दोबारा से आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाएंगे या फिर नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं पूछ करके बता दूंगा, ठीक है। और जो आप अपने लोगों की 3 बजे क्लास चलती है वो तो आप लोग करते ही हैं यूट्यूब पर। कल आप लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन करके यूट्यूब पर आ सकते हैं। हम लोग वहाँ पर रस्टी की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, और 8 बजे आप लोग की ये क्लास चल रही है, तो आप लोग पूरे दिन क्लास करते रहते हैं हमारी। तो आप लोग परेशान हो जाते होंगे कि अरे यार, क्या करें, अगर एक दिन की भी क्लास छूट गई तो कहाँ से कवर करें, तो वो इतना समय नहीं बच पाता होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए। मैं आपको इतना डीप में इसीलिए पढ़ा देता हूँ कि आपको घर जाके फिर दोबारा बुक खोल करके पढ़ने की आवश्यकता महसूस ना हो। यहाँ पर आप आए हैं तो 100% उसका उपयोग करें। 100% इतना मैं आपको डीप में पढ़ा देता हूँ कि आपको अब जो मैं संसद में पढ़ा दिया, आपको किसी भी बुक को उठा करके पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा होगा। आप लोग अगर बिलीव ना होता हो, आप कितनी भी किताबें खोज लीजिए, इसमें से एक्स्ट्रा आप लोग अब नहीं निकाल पाएंगे, और उससे एक्स्ट्रा आपको विद्वान बनना है तभी आप उसमें खोजिए। आपके एग्जाम के लिए जितना पूछा जा सकता है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। बस करंट से इसको लिंक करना है आपको। मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन, पीटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना है, उनका डिमांड समझना है, लैंग्वेज समझना है, शब्दावलियां समझना है, किस तरह से वो पूछ रहा है उसको समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है, देखना है। ओके, और वैसे तो मैं आप लोगों के लिए और सारी चीजें बहुत कुछ लेकर के आऊंगा।
ज्योति जी बोल रहे हैं सर आर्ट एंड कल्चर का भी क्लास करा दीजिए। आर्ट एंड कल्चर उसी में हिस्ट्री में ही उन्होंने मिक्स करके पढ़ाया है, लेकिन मैं बोल दूंगा अगर अलग से दोबारा से अगर वो उसी पर बता दें आप लोगों के लिए या पढ़ा दें तो मैं पूछ करके आपको कंफर्म करके बता दूंगा। लेकिन कल क्लास नहीं होगी शायद, लेकिन मैं अभी रात में उनको एक बार सर को फोन करके पूछ लूंगा फिर भी, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई? जो भी मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और एस के सर से मैं कंफर्म करके बता दूंगा, परेशान नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। अगर एस के सर नहीं पढ़ाएंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो हमारे होते हुए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योति जी बोल रहे हैं अलग से करा दीजिएगा, ओके। तो एस के सर कराएंगे तो कराएंगे, नहीं कराएंगे तो मैं करा दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। अगर वो करा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं कराएंगे सर वो तो मैं करा दूंगा। और जो लोग अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो, तो अगर वो लोग इस तरह से डीप में क्लासेस करना चाहते हैं तो वो लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अगर ये वीडियो अपलोड की जाती है यूट्यूब पर तो। और इसी तरह से आप लोगों को एकदम डीप में पढ़ाया जाता है, सविस्तार में पढ़ाया जाता है, हर चीज समझाई जाती है, ठीक है। और जो लोग ऐप पर पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए सूचना नहीं थी, ये सिर्फ यूट्यूब पर अगर ये वीडियो पढ़ती है तो उन लोगों के लिए सूचना थी। अच्छा ज्योति जी बोल रहे हैं क्योंकि मैं मॉर्निंग वाली क्लास नहीं कर पाती। अच्छा अच्छा, मॉर्निंग वाली क्लास आप नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिए, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना तो पड़ेगा ना आपको, ठीक है। मॉर्निंग वाली क्लास भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, वो हिस्ट्री की थोड़ी ज्यादा क्लासेस। ओके, गुड नाइट, ज्योति जी बोल रहे हैं गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये क्या हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? ये वाला पेज था ना, सॉरी। ये पेज अगर आप लोग कुछ छूट गया तो लिख सकते हैं। जितेंद्र जी बोल रहे हैं गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। रविंदर जी बोल रहे हैं गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। जिन लोगों का हो गया है वो लोग जा सकते हैं, और जिन लोगों का डाउट है वो लोग डाउट पूछ सकते हैं, मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर क्लास को यहाँ पर ही ओवर कर देते हैं, कोई डाउट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। ओके, और सभी लोगों के लिए गुड नाइट, जिन लोगों ने अभी तक मैसेज नहीं किया गुड नाइट का, सभी लोगों के लिए शुभ रात्रि।